लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो क्या आप भी लिनक्स में मास्टरी करना चाहते हैं? सो विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिएगा। Welcome to New Version Hack. Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था TCP/IP मॉडल के बारे में, एंड पिछले सारे मॉड्यूल्स में हमने नेटवर्किंग पूरी कवर अप कर रखी है, ठीक है। एंड अगर आपने सारी नेटवर्किंग कवर नहीं की है तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करना एंड सारा कवर अप कर लेना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप साइबर सिक्योरिटी के जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में भी कोई भी स्टेप आप स्किप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने नेटवर्किंग कवर अप किया है और मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। सो आज देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। सो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट लिनक्स के बारे में। मतलब नेटवर्किंग करने के बाद हमको लिनक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ पे लिनक्स का A to Z जितना आपको इम्पॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना वीडियो में, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग में हम यहाँ से थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कमांड्स क्या होती हैं, कैसे कमांड्स को यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग करेंगे हम थ्योरी से। थ्योरी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि प्रैक्टिकल, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सो यहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स क्या है आपके हिसाब से? तो लिनक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत गलत है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। कर्नल क्या होता है तो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब लिनक्स जो है वो कर्नल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। एग्जाम्पल के ले लो पैरेट OS, काली OS, ठीक है, एंड बहुत सारी उबंटू। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि लिनक्स के कर्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लिनक्स एंड कर्नल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को, तो एग्जांपल के लिए ले लो, ये आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया एंड ये आपका हो गया हार्डवेयर, ठीक है। आपके सिस्टम में दो ही चीज़ें हैं अगर एक तरह से देखा जाए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सो गाइज, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। अब हमारा जो सिस्टम है ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जब हम कोई भी क्लिक करते हैं, एग्जांपल के लिए ले लो, आपको विंडोज़ क्लिक करना है, जैसे मैंने स्क्रीन पे ये अभी विंडोज़ लाया, ठीक है, क्लिक करके कहीं पे भी, तो इसको पता कैसे चला कि मैंने विंडोज़ को अप किया है, ठीक है, कैसे पता चला उसको? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम होता है, ये बीच में रहता है कर्नल का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम जिसके वजह से कर पाते हैं वो कर्नल के वजह से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर से जब भी हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो वो जाता है कर्नल के पास। कर्नल क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, हम जो भी टाइप करते हैं, हम जो भी क्लिक करते हैं, हमारी लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, एंड देन वो चीज़ें जाती है हार्डवेयर के पास। वैसे ही जब हार्डवेयर सामने से कोई रिप्लाई देता है तो वो आता है कर्नल के पास, एंड कर्नल वापस से यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बताता है, एंड सॉफ्टवेयर के जरिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम देख पाते हैं, ठीक है।
तो कर्नल जो है कह सकते हो मिडल मैन का काम करता है या फिर ट्रांसलेशन का काम करता है, एक तरह से कह सकते हो। तो जो लिनक्स है हमारा वो एक कर्नल है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो आप लोग लिनक्स को यूज़ करते हो, एग्जांपल ले लो काली ओएस, पैरेट ओएस, है ना, तो ये सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिनक्स है ये एक कर्नल है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आप सभी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। सो ये डेवलप किया गया था लाइनस टोरवर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको जिसने बनाया था उनका नाम था लाइनस टोरवर्ड्स, उनके नाम पे ही इसका नाम लिनक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड कब बनाया था? 1991 में, समथिंग अगस्त में बनाया था आई थिंक, ठीक है। तो लिनक्स की सबसे खास बात क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इन द सेंस आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो अपने हिसाब से एंड फ्रीली, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर यही बात मैं विंडोज़ के लिए बात करूं तो विंडोज़ में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए, या फिर उसकी की खरीदना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। सो लिनक्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी एंड बहुत ही ईजीली। फ्री में यूज़ करने के साथ साथ आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से। अब अपने तरीके से कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तब कर सकते हो, ठीक है। अब अगर उसके बाद में बात करूँ विंडोज़ की, विंडोज़ कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? ये हमारी जो लैंग्वेज है ट्रांसलेशन का, ह्यूमन एंड मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सा कर्नल यूज़ लेता है? तो यहाँ पे विंडोज़ का एंटी कर्नल है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो विंडोज़ एंटी कर्नल है, जो विंडोज़ का है वो एंटी कर्नल नाम से है कर्नल, उसको यूज़ लेता है विंडोज़। तो मैक ओएस यहाँ पे ह्यूमन टू हार्डवेयर या फिर मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए XNU कर्नल का यूज़ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने लिनक्स की सिक्योरिटी की, कितना सिक्योर है हमारा लिनक्स। तो सिक्योरिटी की बात मैं ऐसे करूँगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है उसको कौन हैंडल करता है? उसको माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करता है। एंड मैक ओएस को एप्पल कंपनी जो है वो हैंडल करती है। लेकिन जो लिनक्स है इसको कंप्लीट एक कम्युनिटी हैंडल करती है, जैसे कि हैकर्स कम्युनिटी कह लो या कोई भी कम्युनिटी कह लो, वो हैंडल करते हैं इसको। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी है, ठीक है, विंडोज़, एंड यहाँ पर भी एक कंपनी है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होंगे इनके पास, डेफिनेटली 1000-2000 मान लो लिनक्स को डेवलप करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए 1000 या 2000 एम्प्लॉयज़ होंगे सिक्योरिटी अगर बात करूँ तो। लेकिन हमारे लिनक्स में कंप्लीट एक कम्युनिटी, मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा ग्रुप, डेवलपर का ग्रुप कह लो, हैकर्स का ग्रुप कह लो, ये सारे मेंटेन करते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक संगठन जिसको कहते हैं हम, पूरा ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। कह सकते हो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, हर एक स्टेट से कह सकते हो 10 से 15 मिलियन, अगर एग्जांपल के लिए कहूँ 10 से 15 मिलियन लोग काम करते होंगे लिनक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग इसको सिक्योर करने में लगे हुए हैं, है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको यूज़ लेते हैं, ओपन सोर्स है, इसके कोड को टेस्ट करते रहते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है लिनक्स, क्योंकि डे बाय डे इसके पैचेस बहुत जल्दी रिलीज़ होते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस। सो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा जो लिनक्स है वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो यहाँ पे हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं कुछ और अपने लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर देखते हैं हम कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिनक्स। तो कस्टमाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो आप इसके सोर्स कोड को अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, शर्त यह है कि आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रखी होती है लिनक्स के अंदर, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी लिनक्स के मुकाबले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड कर सके। आप जो बड़े बड़े सर्वर्स देखते हो, ATM मशीन्स देखते हो, या फिर एग्जांपल के ले लो रास्पबेरी पाई, जो आप लोग देखते हो, बहुत ही छोटी सी मशीन है, उसकी फ़ोटो आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन में। इतनी छोटी सी मशीन है जो कि पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। इससे बहुत बड़े काम आप ऑपरेट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े काम ये कर सकता है, ठीक है। जो लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग रास्पबेरी पाई से भी इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में लिनक्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको सर्वर में एंड छोटा सा डिवाइस जो कि रास्पबेरी पाई है वहाँ पे इजीली इसको रखा जा सकता है। आप लोग पंचिंग मशीन देखते हो,
ऑफिसेस में बहुत सारे लोगों ने पंचिंग मशीन देखा होगा अटेंडेंस लगाने के लिए। स्कूल्स में देखा होगा आप लोगों ने, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में आए हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दो। तो वहाँ पर जो यूज़ हो रहा होता है वो भी लिनक्स ही है, ठीक है, वहाँ पे भी लिनक्स ही यूज़ होता है। सो इतना फ्लेक्सिबल है हमारा लिनक्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इसका कोई टक्कर नहीं है। एंड उसके बाद है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस। लिनक्स का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है? सो आप लोगों ने जो एंड्रॉयड देखा है वो लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स से ही मिलकर ही एंड्रॉयड बना हुआ है। एंड एंड्रॉयड को अगर आज के तारीख पे देखो तो iOS को भी टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा लेवल का हो गया है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पैकेज मैनेजमेंट की। तो पैकेज मैनेजमेंट यानी क्या? तो आप लोग जो डाउनलोड करते हो ना बहुत सारी चीज़ें, एग्जांपल के ले लो, आपने कुछ डाउनलोड किया एंड उसको आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो आपने जो पैकेज डाउनलोड किया है ना उसको हम पैकेज ही बोलते हैं, मतलब जो चीज़ आपने डाउनलोड की है उसको हम कहते हैं पैकेज, ठीक है। तो उसको मैनेज करना, मतलब उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है वो बताता है यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट। अब लिनक्स में उस पैकेज को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, हर एक पैकेज को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे apt, yum, pacman, इन सभी कमांड्स का यूज़ करके। अब हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से किया जाता है। एंड अगर आपको यूज़र इंटरफेस में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो बहुत ही आसान है इसको समझना। आप लोग जो मोबाइल यूज़ करते हो एंड सामने में जो आप लोग दो चीज़ें देख पाते हो, जैसे आप खोलते हो तो वहाँ पे ऐप्स दिख रहे होते हैं, उसकी सेटिंग में जाते हो अलग अलग कलर दिख रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब है यूज़र इंटरफेस का कि आप कितने अच्छे तरीके से उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, कितने ईजी तरीके से आपको चीज़ें कितनी ईजिली समझ में आ रही है, तो उसको कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस, जो आप देखते हो, है ना, सामने में। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा, पैकेज मैनेजमेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने देख लिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। कॉम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं हम। इस कॉम्पेटिबिलिटी जो है ये बहुत ही अच्छी है इसकी। जैसे कि मैंने कहा, इसको छोटी डिवाइस में, या फिर जैसे हमको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 11 अगर आज के तारीख में हमको इंस्टॉल करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो कम से कम 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम, 128 GB या फिर 512 GB आपके पास SSD होनी चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास न्यू जनरेशन का। तो ये सारी इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है कि ये रिक्वायरमेंट इसको चाहिए। लेकिन हमारे लिनक्स में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास अगर 2 GB रैम है तो भी आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है जो कि नहीं चलता, उसमें भी आप लिनक्स बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 100 GB हार्ड ड्राइव है, आपके पास 100 GB स्टोरेज है, तो भी आप इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हो। एंड कंपेटेबिलिटी और अच्छे से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत ईजिली सपोर्ट कर जाती है। एग्जाम्पल के ले लो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करता, आपने नया माउस खरीदा है, नया कीबोर्ड खरीदा है, आपके विंडोज़ में नहीं लग रहा है एंड उसके ड्राइवर कंपेटेबल नहीं है उसके लिए, ठीक है, बट वो लिनक्स में बहुत ईजीली लग सकता है, ठीक है। तो इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है हमारे लिनक्स की, ठीक है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया। रिक्वायरमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रास्पबेरी पाई। आप लोग इसके बारे में सर्च करना, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रास्पबेरी पाई में, क्या क्या चीज़ें होती है रास्पबेरी पाई में। छोटा सा डिवाइस है ये एंड बहुत पावरफुल होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट सारी चेक कर लेना आप लोग क्या क्या होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी की, तो जो सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लिनक्स के लिए अवेलेबल हैं तो आप उसको बहुत ईजीली अपने लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। एंड जो सॉफ्टवेयर है बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। इसमें स्मूथली वर्क करने के साथ साथ बहुत फास्टली वर्क भी करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो इतना अच्छा है हमारा लिनक्स। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लाइव बूटिंग की। तो लाइव बूटिंग क्या होती है? सो आप सभी ने पेन ड्राइव देख रखा होगा, पेन ड्राइव के बारे में सभी जानते होंगे। सो पेन ड्राइव में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके किसी भी डिवाइस में प्लग करके वहाँ पे रन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से पेन ड्राइव जो कि 2 GB का है, उसमें इसको इंस्टॉल करके एंड किसी भी सिस्टम में प्ले कर दो या फिर कोई भी टीवी में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो जो आपका सपोर्ट करता हो लाइव बूटिंग जो सिस्टम, वहाँ पर अगर उस पेन ड्राइव को लगा दो तो लिनक्स वहाँ पे भी रन कर जाएगा। ये फीचर आपको लिनक्स में ही मिलता है, विंडोज़ में नहीं मिलता। विंडोज़ में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको आपके सिस्टम में, तब यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पे लिनक्स में बिना इंस्टॉल किए
आप उसको रन कर सकते हो सिर्फ एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इतना अच्छा है लिनक्स हमारा, ठीक है, इसीलिए हम लोग लिनक्स को यूज़ करते हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट की। हार्डवेयर सपोर्ट कैसा है इसका? तो हार्डवेयर सपोर्ट नेक्स्ट टू लेवल का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका हार्डवेयर सपोर्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो उसमें भी आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने बताया था कि आपने कोई कीबोर्ड माउस ख़रीदा है ब्लूटूथ वाला, कोई भी हो, जो आपके विंडोज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन लिनक्स में बहुत ईजीली सपोर्ट कर जाएगा वो। इतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी है इसकी हार्डवेयर्स की, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें कम्युनिटी एंड सपोर्ट की। तो विंडोज़ में आप लोगों को जो सपोर्ट है, कह सकते हो वो बहुत कम मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अच्छा मिल जाए, लेकिन कम्युनिटी के मुकाबले नहीं। आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, अगर आप लोग विंडोज़ के लिए सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन एक बार आप सर्च करना, लेकिन लिनक्स के लिए जो आपका सॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी बैठी है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने कम्युनिटी देखी होगी, अगर मैं रिलीजन्स की बात करूँ, हिंदू मुस्लिम, है ना, तो ऐसी एक अलग अलग कम्युनिटी, सबके अपने अपने संगठन होते हैं, सबके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है जिसको हम हैकर्स की कम्युनिटी कहते हैं। तो वर्ल्ड भर में कितने हैकर होंगे? बहुत सारे हैकर्स होंगे, है ना। तो वो सारे हैकर्स इसको मैनेज करते हैं जिनको अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग आती है। सो यहाँ पर सपोर्ट भी नेक्स्ट लेवल का मिलता है अपने लिनक्स में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम सर्वर की बात करें, ठीक है, तो सर्वर के बारे में एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि जो विंडोज़ है ये बहुत कम यूज़ होता है सर्वर्स में, लेकिन लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें कि इन दोनों में, मतलब लिनक्स कौन सा सर्वर यूज़ करता है एंड विंडोज़ कौन सा सर्वर यूज़ करता है, उसके बारे में बात करें, तो जो लिनक्स है इसका सर्वर मैं दो सर्वर बताता हूँ इसके। पहला तो है अपाचे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपाचे, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन है अपाचे 2, एंड उसी का एक दूसरा नाम है NGINX, ठीक है। तो ये दो सर्वर हैं इसके, तो ये आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों नाम, तो आप उससे रीड कर सकते हो, अपाचे 2 एंड NGINX। ये हमारा लिनक्स यूज़ करता है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पहुँचेंगे तब हमारे काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ यहाँ पे यूज़ करता है IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो ये विंडोज़ का सर्वर है जो कि यूज़ लेता है वो अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए। मैक ओएस के लिए आप लोग बताओ मुझे सर्च करके एंड कमेंट सेक्शन में कि मैक ओएस कौन सा सर्वर यूज़ लेता है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। सो ये थी सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि लिनक्स की स्पेशलिटी बताती है एंड लिनक्स कितना अच्छा है वो बताती है। तो एक क्वेश्चन आप सभी के मन में ज़रूर होगा कि सर जब लिनक्स इतना अच्छा है तो इसको हर एक सिस्टम में की यूज़ नहीं किया जाता, हर जगह पे विंडो की यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लिनक्स जो पहले था ना वो कमांड लाइन था, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ कमांड से ही यूज़ किया जाता था, कमांड से ही ऑपरेट किया जाता था। बट अभी इसको बहुत अच्छा कर दिया गया है। एग्जांपल है आपके पास एंड्रॉयड जो है वो गूगल ऑन करता है, मतलब गूगल ही उसको हैंडल करता है, लेकिन उसमें जो कर्नल है वो लिनक्स का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही है। एंड और बात करें कि और लिनक्स की यूज़ नहीं हो रहा है अभी, सो लिनक्स का आपने कभी कहीं पे भी ऐड नहीं देखा होगा, लिनक्स खुद का प्रचार नहीं करता, इसलिए विंडोज़ का आपने प्रचार देखा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा लिनक्स बहुत कम यूज़ होता है। अगर पहले हमारे लिनक्स का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता तो हर सिस्टम में हमारे लिनक्स यूज़ हो रहा होता आज की तारीख पे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ बातें थी हमारे लिनक्स से रिलेटेड जो कि खास थी, जो कि आपका जानना ज़रूरी था। सो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं लिनक्स के बारे में। सो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं लिनक्स के फाइल लोकेशंस। तो लिनक्स के फाइल लोकेशन से मतलब क्या है, अगर मैं विंडोज़ से एग्जांपल दूँ एंड अगर फ़ोन से एग्जांपल दूँ मैं आपके फ़ोन से या विंडोज़ से, तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो कहाँ मिलती है आपको, आपके डाउनलोड फोल्डर पे मिलती है, डेफिनेटली डाउनलोड के फोल्डर में ही रहती है। तो इसका मतलब आप उसके फाइल सिस्टम को समझते हो। वैसे ही कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी हमारे लिनक्स में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ फाइल लोकेशंस लिखी हुई है हमारे लिनक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा होगा आपको \bin यानी कि बाइनरीज। तो यहाँ पे \, क्यों लगा हुआ है, सबसे पहले
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बैकस्लैश है ये ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, इसका कुछ मतलब है। तो यहाँ पर ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा नाम, रूट। एंड एक यूज़र भी होता है रूट। सो जो रूट यूज़र होता है उसका मतलब होता है सिस्टम का एडमिन, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो हमारे सिस्टम में या फिर हमारे लिनक्स में, कोई भी सिस्टम में ले लो, दो तरीके के यूज़र होते हैं, एक एडमिन एंड एक गेस्ट यूज़र, ठीक है। एडमिन जो है वो उसके पास पूरा एक्सेस होता है सिस्टम का, मतलब वो हर एक परमिशन होती है उसके पास। लेकिन ये जो गेस्ट है उसके पास हर एक परमिशन नहीं होती। एग्जांपल ले लो, आप पे घर पे कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, एंड उनके पास लिमिटेड परमिशन होती है। जैसे वो आपके प्राइवेट एरियाज़ पे नहीं जा सकते, प्राइवेट रूम्स पे नहीं जा सकते, पर्सनल रूम पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपके पापा जो आपके घर के एडमिन है वो आपके हर एक रूम पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन है, ठीक है। ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, दैट्स वाई। सो यहाँ पर जो रूट है, जो मैं रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रूट यूज़र की, वो है यहाँ पे हमारा एडमिन, ठीक है, लिनक्स पे। लेकिन ये जो बैकस्लैश लगा हुआ है इसको भी हम रूट कहते हैं, ये है रूट लोकेशन, ठीक है। आई होप आप सभी को रूट यूज़र का मतलब समझ में आया होगा। लेकिन ये जो रूट लोकेशन है ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने विंडोज़ में। तो चलते हैं विंडोज़ में, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम समझ जाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं विंडोज़ में, एंड आप सभी के पास ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी। दिस पीसी में जाते होंगे या फिर माई पीसी में जाते होंगे तो ऐसी ड्राइव्स दिखती होगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारी मेन फाइल्स हैं जो विंडोज़ के सपोर्टिव होती हैं, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो पाता है, हमारा विंडोज़ चल पाता है, या फिर कह सकते हो आपका सिस्टम रन हो पाता है, वो फाइल्स कहाँ होती हैं? वो फाइल्स होती हैं आपके सी ड्राइव में, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे विंडोज़ में हमारी सी ड्राइव मैन होती है ना, वैसे ही लिनक्स में होता है रूट। रूट का मतलब है बैकस्लैश लोकेशन। हमारे विंडोज़ में ये जो जितना सी लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ जो सी लिखा हुआ है ना, ये है हमारा लोकेशन, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे लिनक्स में ऐसे बैकस्लैश है ना, ये वहाँ का सी ड्राइव है, यानी कह सकते हो मैन ड्राइव है वहाँ का, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश या फिर रूट के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो वहाँ का मैन जो लोकेशन है वो रूट होता है, जिसको हम सी ड्राइव कहते हैं, ठीक है। एंड सी ड्राइव को हम जो लिनक्स में यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे हम सी ड्राइव ना लिख के बैकस्लैश यूज़ करते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स में। सो यहाँ पर आप सभी को हाइफन बिन बैकस्लैश बिन मतलब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि रूट के अंदर, मतलब रूट लोकेशन के अंदर बिन नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। जैसे हमने विंडोज़ में देखा था कि वहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कोई ना कोई फ़ोल्डर था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर देखो सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है जो कि विंडोज़ नाम का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है ये सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। मतलब सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है। वैसे ही वहाँ पर सी ड्राइव के अंदर यानी कि रूट लोकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नाम से या फिर बिन नाम से एक फ़ोल्डर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे समझना है आप लोगों को इसको, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो, रूट लोकेशन के अंदर बाइनरी नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, रूट लोकेशन के अंदर। अब इसका काम क्या है? इस फोल्डर के अंदर होता क्या है? आपके डाउनलोड्स फोल्डर पे क्या होता है? डाउनलोड्स फोल्डर पे वो चीज़ें होती है जो आप डाउनलोड करते हो। वैसे ही इस बिन फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? तो आप लोग जो बेसिक्स चीज़ें रन करते हो, जैसे कमांड्स, है ना। अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे एक कमांड होती है ls। सो यहाँ पर मैं हूँ अपने लिनक्स के टर्मिनल पे, तो आप लोग ये देख रहे हो इसको कहते हैं हम टर्मिनल, ठीक है। ये चीज़ें हम डेफिनेटली आगे चल के देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने कमांड्स का मतलब समझ लें। तो जैसे मैंने कहा, एक कमांड होती है ls नाम की, ठीक है। ls कमांड जो है यहाँ पे क्या काम करती है, आप देखो। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, मतलब देखो ये रूट के अंदर एक होम नाम का फोल्डर है ना, एंड होम के अंदर एक काली नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस ls का काम समझना है तो यहाँ पर लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो इस फोल्डर के अंदर, मतलब काली फोल्डर के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई है
जो भी यहाँ पे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स फोल्डर जो भी पड़े हुए हैं वो यहाँ पे शो हो गए। मतलब एलएस का काम क्या है, चीजों को लिस्ट करना, आपके सामने दिखाना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक कमांड है cd, ठीक है। तो cd क्या करता है, हम अपने विंडोज में कोई भी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्लिक करके डायरेक्ट, है ना। लेकिन हम लिनक्स में डायरेक्ट क्लिक करके नहीं जाते, हम टर्मिनल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल के थ्रू इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन आपको कमांड प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर एक फोल्डर मुझे दिख रहा है cd डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cd लिखता हूँ एंड डाउनलोड्स लिख देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर लिखा रहा था होम काली, लेकिन अब यहाँ पे होम काली डाउनलोड्स, मतलब इस फोल्डर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो cd का काम क्या है एंड ls का काम क्या है, तो ls का काम है यहाँ पे लिस्ट करना एंड cd का काम है यहाँ पे आपको डायरेक्टरी में मूव करना। डायरेक्टरी मतलब किसी फोल्डर में ले जाना, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना। सो यहाँ पर आप सभी को दिखाने का मतलब यही था कि जो बाइनरी फोल्डर है या फिर जो बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन कमांड से रिलेटेड होती हैं। सो ls लिखने पे क्या परफॉर्म होगा, क्या चीजें होगी यहाँ पे, वो बिन फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ls कमांड से क्या होगा, ls लिखने पे क्या होगा, हमारे सिस्टम में वो सारी चीजें बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है, ठीक है। मतलब ls कमांड का सारा वर्किंग जो है वो प्रोग्राम करके बिन फोल्डर के अंदर रखी गई है। वैसे cd की जो cd पे हम देख रहे हैं, cd लिखने पे क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी बिन फोल्डर के अंदर रखी गई थी। यहाँ पे लिनक्स को दिखाने का मतलब यही था कि आप लोग कमांड्स लिखने से क्या होगा, ठीक है, कौन सा कमांड लिखने से क्या होने वाला है, वो सारा प्रोग्राम लिखा गया है हमारे बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा कि बिन फोल्डर में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता दो, बिन फोल्डर में वो चीजें होती हैं जो कि कमांड से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि ls लिखने पे क्या होगा, cd लिखने पे क्या होगा, उसकी सारी प्रोग्रामिंग इसमें लिखी गई है। सो यहाँ पर अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ एंड मैं आपको एक काम दूं कि आपको ये काम करना है, ठीक है, जो आपने कभी नहीं किया है वो काम, एंड वो काम आपको मुझे एक बार बताना पड़ेगा, ठीक है। मुझे आपको एक बार बताना पड़ेगा कि वो काम आपको एक्चुअल में करना कैसा है, तब जाके आप उसको कर पाओगे। वैसे ही जो ls कमांड है, ठीक है, वो काम क्या करेगी, ये बाइनरी फोल्डर में रखा हुआ है, यानी बिन फोल्डर में रखा हुआ है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बिन है, फुल फॉर्म बाइनरी है। तो हमारे जो सिस्टम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा वो सिर्फ बिन मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बैकस्लैश एंड बिन फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा, बिन फोल्डर के अंदर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें बूट फोल्डर की, नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन है, अब इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन होगी रूट लोकेशन के अंदर बूट फोल्डर, ठीक है। रूट क्या है, फिर से मैं बता दूं, हमारे सी ड्राइव जैसे होता है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है अभी जैसे। सो ये जो बूट नाम का फोल्डर है, ये क्या काम करता है एंड इसमें क्या चीजें होती है, तो बूट नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे लिनक्स को बूट होते समय, मतलब स्टार्ट होते समय काम में आती हैं, ठीक है। जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो उसको बूट होने के लिए कुछ फाइल्स चाहिए होती है, तो वो सारी फाइल्स होती है यहाँ पे बूट लोकेशन पे, जो कि सिस्टम को स्टार्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को बूट लोकेशन भी समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें बैकस्लैश डेव, यानी रूट के अंदर देव लोकेशन की, एंड इसका फुल फॉर्म है डिवाइसेस। तो ये क्या काम करता है, तो ये काम क्या करता है, जितने भी आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हो, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्सटर्नल है, आपको यूज करना है उसको लगा के, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एवरीथिंग, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD, वो सारे डिवाइसेस के जो उनको मैनेज करने के ड्राइवर्स हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं डेव फोल्डर पे। सो जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम में हैं या फिर अटैच होती हैं, वो सारे डिवाइसेस आपके एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों डिवाइस, ठीक है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल दोनों डिवाइसेस, उनके सारे ड्राइवर या फिर उनसे सपोर्टेबल फाइल सारी देव फाइल के अंदर होती है। अब एक बात ध्यान रखना, बिना ड्राइवर के कोई भी चीज रन नहीं होती, ठीक है। जैसे कार को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग, पेन ड्राइव को भी ड्राइव करने के लिए उसके ड्राइवर की जरूरत होती है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में। तो वो उनसे सपोर्टेबल फाइल जो हम चीजें बाहर से लगाते हैं या फिर पहले से लगी होती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स जो कि
हमारे डिवाइसेस को रन होने के लिए चाहिए या फिर उनको चलने में हेल्प करने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पर देव फोल्डर के अंदर होगी। अगर ये ड्राइवर्स नहीं होगी ना, तो अगर आप कीबोर्ड लगाओगे तो अगर आप यहाँ पे ए दबा रहे हो तो वहाँ पे Z दबेगा, यहाँ पे P दबा रहे हो तो वहाँ पे X दबेगा। तो यहाँ पर वो चीजें जो आप यहाँ पे P दबाओ तो वहाँ पे भी P दबे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम होता है ड्राइवर्स का, जो पड़े होते हैं डिवाइस के डेव फोल्डर के अंदर, जो कि डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड हमारे सिस्टम के अंदर जो लोकेशन दिखेगी वो देव ही दिखेगी। ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि इसके नाम से भी कुछ चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम आते हैं ETC फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ETC फोल्डर जो है वो किस लोकेशन के अंदर है, कमेंट करके मुझे बताओ। अभी मैंने बताया ये बैकस्लैश जो है इसका मतलब क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो जो ETC फोल्डर है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं? सो यहाँ पर ETC फोल्डर में वो सारी चीजें होती हैं जो कि पूरे सिस्टम के एप्लीकेशंस या फिर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। अब एग्जांपल की ले लो, आप जो ब्राइटनेस कंट्रोल करते हो, कम ज्यादा करते हो ब्राइटनेस, अगर वो आपको कम ज्यादा करना है तो आप कैसे करते हो? अपने विंडोज में जाके कम ज्यादा कर लेते हो, है ना, स्क्रॉल बार करके, या फिर फोन में ऊपर से स्क्रॉल करके आप कम ज्यादा कर लेते हो। ठीक है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ETC फोल्डर के अंदर, वो सारी चीजें लिखी होती है, और कौन सा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई सेटिंग करनी है, ठीक है, या फिर हर एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी होती है हमको, वो सारी चीजें होती हैं ETC के अंदर। एक तरह से कह सकते हो ETC जो है वो एक सेटिंग है। ठीक है, मतलब हमारे फोन की जो सेटिंग होती है, हमारे विंडोज में जो सेटिंग होती है, वो सेटिंग है ETC। ठीक है, हमारे लिनक्स में। तो यहाँ पर सारी कोई भी सेटिंग करनी होती है, हमको कोई भी चीज बदलना होता है तो हम ETC फोल्डर में जाके चेंज करते हैं। सो आई होप आप सभी को ETC का काम समझ में आया होगा, एंड ETC फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। मुझे पता है थ्योरी थोड़ा सा बोर करती है, बट स्टिल आप सभी को ये सारी चीजें करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारा लोकेशन होम। एंड इस बैकस्लैश को मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि ये बैकस्लैश लोकेशन क्या है। उसके बाद जो फोल्डर है होम, इसके अंदर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे सिस्टम में दो यूजर होते हैं, एक एडमिन, एक गेस्ट। ठीक है, तो जितने भी गेस्ट यूजर्स होते हैं या फिर जितने भी इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो कि हमने अलग से बनाए हैं, वो सारे यूजर्स की जो चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, पिक्चर्स हो गया, सेटिंग हो गई, वो सारी चीजें होम फोल्डर के अंदर होती हैं। ठीक है, मतलब एडमिन के अलावा एक्स्ट्रा जो यूजर्स आते हैं, एडमिन हो गया एक तो, एंड एक एक्स्ट्रा यूजर हो गया कोई भी। एग्जांपल ले लो, एक लैपटॉप है एंड वहां पे दो लोग यूज कर रहे हैं, आप एंड आपका ब्रदर, तो यहाँ पे दो यूजर बनेंगे, आप दोनों में से कोई एक एडमिन होगा। ठीक है, एंड एक गेस्ट यूजर होगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट यूजर होगा उसका जो फाइल, फोल्डर, फोटोज, एवरीथिंग, वो सारी इस होम फोल्डर के अंदर रखी होगी। सारी सेटिंग्स जो है वो इस होम फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को होम फोल्डर का समझ में आया होगा। सो यहाँ पर हम चलते हैं आगे एंड समझते हैं कुछ और चीजों को। तो यहाँ पर देखो, ये लोकेशन है एक बैकस्लैश मीडिया MNT, जिसका मतलब है माउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जितनी भी एक्सटर्नल, मतलब जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, एक्सटर्नल जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो जब वो कनेक्ट करते हो ना, तो आप उसका जो उसमें जो जो चीजें रखी हुई है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली जाके कमांड लाइन से करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो उसको। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव्स होती हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर्स होती है, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे रख दी जाती है, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने विंडोज में कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाए तो हम उसको दिस PC में जाके एक्सेस कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको दिस PC नहीं मिलता। आप यहाँ पे MNT माउंट या फिर मीडिया नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल जो USBs हैं एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद है OPT, /OPT। अब फिर से मैं बैकस्लैश का मतलब नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। /OPT यानी ऑप्शनल, कुछ ऐसी चीजें जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल होती है
ऑप्शनल में यानी OPT में। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बाहर से इंस्टॉल किया है एंड उसको आपको देखना है कहाँ है एवरीथिंग, तो वो ऑप्शनल पे जाता है, ठीक है। जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वहाँ पर OPT में जाता है। सो आई होप आप सभी को OPT का काम समझ में आया होगा, OPT के अंदर क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं /proc। /proc का मतलब है प्रोसेस, मतलब आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें रन हो रही है। एग्जाम्पल के ले लो, अगर हम अपने विंडोज़ में टास्क मैनेजर देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको इजी एग्जांपल दूं, तो अगर आप विंडोज R दबाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लिखोगे टास्क, ठीक है, यहाँ पे MGR एंटर प्रेस करोगे, तो आपके सिस्टम में जितनी भी चीज़ें चल रही है इस वक्त, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब जो एक प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, ये है ना। ये देखो, विंडोज R दबा के आपको टास्क MGR लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रही है, आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है, आपकी डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है, ग्राफिकली डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो ग्राफिक तरीके से, बट कमांड लाइन में अगर आपको देखना है proc मतलब प्रोसेस क्या चल रही है, क्या क्या चीज़ें रन हो रही है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। एक कमांड होती है TOP, टॉप, वो भी आपको सारी कमांड लाइन प्रोसेस दिखाता है। वो कहाँ से दिखा पाता है, तो वो यहीं से डेटा उठाता है। टॉप कमांड जो है वो आपको प्रोसेस दिखाता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जो टॉप कमांड का काम है ना, तो जो डेटा वो लेके आता है, मतलब टॉप कमांड का काम तो वही है कि प्रोसेस दिखाना, क्या क्या चीजें आपको सिस्टम में रन हो रही है। तो इसका जो काम है, तो वो डेटा जो है वो यहीं से लेके आता है, जो आपको दिखाता है कितना प्रोसेस हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दिखाऊं जो कि है टॉप, ठीक है, ये टॉप क्या करता है, आपके सिस्टम में जो चीजें रन हो रही है, मतलब जो जो प्रोसेस है एंड कौन सा यूजर चल रहा है, कौन सा यूजर उसको यूज कर रहा है, मतलब एवरीथिंग जो आपके सिस्टम में रन हो रही है, क्या CPU रन हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये जो काम कर रहा है, जो चीजें दिखा रहा है ये आपको, ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, तो ये प्रॉक फोल्डर से लेके आ रहा है, यानी प्रोसेस फोल्डर से लेके आ रहा है, ठीक है। तो सारी प्रोसेस, या फिर कह लो टास्क मैनेजर, यहाँ पे हम टास्क मैनेजर भी देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे टास्क सारे देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, वही प्रोसेस फोल्डर से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। सो आई होप आप सभी को प्रोसेस फोल्डर का काम समझ में आया होगा एंड इसके अंदर क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। देन आता है रूट /root फोल्डर। अब यहाँ पे रूट का मतलब क्या था, यहाँ पे एक लोकेशन था, एक यूजर था, तो जो रूट यूजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी जितने भी फाइल्स हैं, मतलब उसके जितने भी लोकेशंस हैं, या फिर कह सकते हो उसके जितने भी फाइल फोल्डर एवरीथिंग, वो सारे सेव होते हैं रूट लोकेशन पे, ठीक है। यहाँ पर उसकी सारी चीजें होती हैं। /होम में क्या था, गेस्ट के सारी चीजें थी, लेकिन /रूट में सारी की सारी एडमिन की चीजें होती हैं, फाइल फोल्डर एवरीथिंग, ठीक है, जो कि सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट एसबिन फोल्डर में। तो एसबिन समझाने से पहले मैं चलूंगा थोड़ा सा बैक। हमने देखा था बिन फोल्डर, ठीक है। तो बिन फोल्डर में क्या था, बिन फोल्डर में था कि कमांड लिखने पे एक्चुअल में परफॉर्म क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसबिन में, यानी सिस्टम बाइनरीज में, यहाँ पे वो कमांड्स होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि सिर्फ एडमिन ही यूज कर सकता है, वो सारी कमांड्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे होता है एसबिन में, ठीक है। तो एसबिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके एक्सेस कमांड सारे यहाँ पे सेव होती हैं, एंड कुछ सिस्टम की सपोर्टेबल फाइल्स भी इसी के अंदर होती हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ तो जो कमांड्स है यहाँ पे, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के कमांड्स हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं एसबिन फोल्डर में। सो आई होप आप सभी को ये सारे फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बचा है अपना, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल में, एंड मैं आप सभी को प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ कि ये सारी कमांड्स एक्चुअल में होती कहाँ, ठीक है। एंड ये समझने के बाद हम इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और तो यहाँ पर हमारी कुछ और लोकेशंस हैं, जैसे कि SRV, जिसका मतलब है सर्विस। तो SRV के अंदर क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो वेबसाइट से सर्वर पे ही होस्ट नहीं होती, हमारे सिस्टम पे भी होस्ट होती है, ठीक है। तो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी वेबसाइट जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट होस्टिंग की, एंड वो हमारे सिस्टम पे रन हो रही है, तो वो सारी सर्विस की डिटेल्स यहाँ पे होती है, ठीक है। मतलब
कोई भी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, ठीक है, कोई भी चीज़, तो वो सारी होस्टिंग डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी आपको? सर्विस के फोल्डर के अंदर, यानी SRV फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर SRV जो है ये सर्विस के लिए होता है। कोई भी सर्विस जो आपको होस्टिंग में, अब होस्टिंग क्या होती है, तो एक वेबसाइट जो है उसको हम एक सिस्टम में रखते हैं, ठीक है, कह सकते हैं एक सिस्टम में रखते हैं ताकि कोई उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम होस्टिंग। जैसे सर्वर जो काम करता है वही काम अपने सिस्टम से कराते हैं। तो अगर ऐसी कोई सर्विस हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स SRV यानी सर्विस फोल्डर में होता है। उसके बाद आता है हमारा टेम्प यानी टेम्पररी। तो जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं वो सारी आती हैं टेम्प फोल्डर में। टेम्पररी फाइल्स मतलब क्या? टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के थोड़ा फास्ट करने के काम आती है, ठीक है, या फिर उनका यूज कुछ समय तक होता है, बाद में वो कोई काम की नहीं होती। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आप सभी को टेम्प फाइल का, विंडोज से एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को। तो यहाँ पे अगर आप अपने कीबोर्ड में विंडोज R प्रेस करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखोगे टेम्प, ठीक है, ये टेम्प दिख रहा होगा आप सभी को। टेम्प लिखते हो TEMP टेम्प एंड एंटर प्रेस करते हो, तो आपके सिस्टम में जितनी भी देखो टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसे दिखती हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ टेम्पररी फाइल्स जो कि कुछ समय के लिए हो, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल A करके यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, तो इजीली डिलीट हो जाएगी एंड सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे VMware मेरा चल रहा है इसलिए मैं उसको स्किप करूंगा एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइल्स जो थी वो डिलीट हो गई, जो कि काम की नहीं थी। जो काम की होती है वो डिलीट नहीं होती, ठीक है। तो टेम्पररी फाइल्स कुछ ये होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो कि ये बता रही होती हैं कि हाँ मैं टेम्पररी फाइल्स हूँ। तो उसमें क्या होता है, टिल्ड एक ऐसे वेव का सिंबल आता है जिसको हम टिल्ड सिंबल कहते हैं। ऐसे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा एंड वो फाइल्स कैसे दिखती हैं वो भी मैं लगा दूंगा। तो कुछ ऐसी टेम्पररी फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। सो टेम्पररी फाइल्स वही जो कि हमारे सिस्टम में थोड़ी देर के लिए यूज में आती हैं, बाद में वो कोई काम की नहीं होती, जो कि हमारा सिस्टम अपने फास्ट चलने के लिए जनरेट करता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। टेम्पररी फाइल्स हर चीज़ की जनरेट होती है, ब्राउजर की भी होती है, आपके एप्लीकेशंस की भी होती है, सबकी होती है। सो यहाँ पर अब हम बात करें \यूजर की, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन है \USR, जिसका मतलब होता है यूजर। इस यूजर लोकेशन पे क्या होता है, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर के थ्रू इंस्टॉल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए लो, एक यूजर है जिसका नाम देव है, उसने कोई भी चीज़ डाउनलोड की है, ठीक है, तो वो देव नाम के यूजर पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इंस्टॉल की जाती है यूजर के द्वारा, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, वो इस फोल्डर के अंदर होती है, यूजर फोल्डर के अंदर, ठीक है। वो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली अभी दिखाने वाला हूँ अपने लिनक्स में कहाँ पे होती हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यूजर का जो काम है समझ में आया होगा। यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया हुआ कोई भी चीज़, डाउनलोड की हुई कोई चीज़ इस फोल्डर के अंदर मिलती है, यूजर के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है, नेक्स्ट फोल्डर है लिब लाइब्रेरी, इसका मतलब है, ठीक है, लिब एंड लिब 64 बिट है, सभी को पता है 64 बिट एंड 32 बिट दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जो 32 बिट होगा उसके लिए 32 बिट एंड जो 64 होगा उसके लिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज़्यादातर 64 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लिब में एंड लिब 64 में, मतलब लाइब्रेरीज में, तो जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए लो nmap, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं एंड कैसे काम करेंगे, ठीक है, एंड क्या लिखने पे क्या परफॉर्म होगा nmap में, वो सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। मतलब हर एक टूल का जो प्रोग्राम है वो सारा यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। सो ये लिब फोल्डर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो बिन फोल्डर था जिसमें हमारी कमांड्स का प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टूल से रिलेटेड सारे प्रोग्राम होते हैं, जो कि टूल्स कब क्या परफॉर्म करेगा, क्या लिखने पे क्या परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर में, जो कि हमारा var, ठीक है। var मतलब वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स में सारी होती है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होती हैं, तो आपके सिस्टम में आपने जो जो चीज़ें यूज़ किया होता है ना, उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। आगे चल के हम जब कवरिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे उसमें समझेंगे हम कि लॉग्स फाइल्स कैसे होती हैं, क्या दिखती हैं। सो ये जो var फोल्डर है, यहाँ पे सारे लॉग्स स्टोर होते हैं कि आपने कब क्या यूज़ किया एंड क्या क्या चीज़ें यूज़ की आपके सिस्टम में एंड कौन से यूज़र ने क्या यूज़ किया, ठीक है।
मतलब जब तक आपका सिस्टम चल रहा था तब से लेके बंद होने तक आपने क्या क्या यूज किया, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स होते हैं। सो आई होप आप सभी को var यानी वेरिएबल फोल्डर में क्या चीजें होती है वो सभी समझ में आया होगा क्या होती है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारी सारी लोकेशंस फिनिश हो चुकी हैं। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो साइबर वॉरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने लिनक्स के फाइल सिस्टम्स को समझ लिया है कैसे वर्क करता है। अब हमारी आती है प्रोसेस इंस्टॉलेशन की, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिसेस पे, उसकी कमांड्स पे। सो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको साइबर सिक्योरिटी में वर्क करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो i3 से i5 तक कम से कम i3 10 जनरेशन एंड i5 12 जनरेशन या फिर 10 जनरेशन भी चलेगा। इतनी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, इतना प्रोसेसर तो चाहिए ही होता है स्मूथ वर्किंग के लिए। अगर मैं रैम की बात करूं तो आपके सिस्टम में कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड मैक्सिमम आप कितने भी लेवल तक जा सकते हो, कितनी भी रैम रख सकते हो आप, 16 GB 32 GB आपको जितना चाहिए, कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए। एंड आपके सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आपको चाहिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड दे देगी आपको। तो आपको कम से कम 500 GB की एक SSD डलवा लो, एंड अगर कम की 240 GB की मिल रही है तो भी डलवा लो, उतने में आपका सिस्टम वर्क कर जाएगा, लिनक्स वर्क कर जाएगा। सो अगर आप 500 GB की SSD डलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्टोरेज फ्यूचर में भी काम आएगी वो। एंड ग्राफिक्स की बात करूँ तो आपके सिस्टम में 2 GB है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो लिनक्स है विदाउट ग्राफिक्स का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे कम होगी तो आपको दिक्कत होने वाली है, आप परेशान हो जाओगे। एंड अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड फ़ोन से साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीखने की, तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड जो एक प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है, एंड हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ये अलग है। ठीक है, फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सो फ़ोन से तो बहुत कम चीज़ें कर पाओगे, ना के बराबर। ठीक है, फ़ोन्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ तक कि, लेकिन आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं हम अपने लिनक्स इंस्टॉलेशन पे। तो लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। पर मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र, जो कि है क्रोम ब्राउज़र। आप कोई भी ओपन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रोम कर रखा है। सो ब्राउज़र में आने के बाद हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है काली इंस्टॉल करने से पहले, जिसका नाम है VMware। VMware एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक वर्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब वर्चुअल सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। 2 तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। एक तो आप पूरा विंडोज़ हटा के पूरा काली डाल लो, या फिर विंडोज़ के साथ साथ काली डाल लो। ठीक है, डुअल बूटिंग कर लो, या फिर वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल कर लो। वर्चुअल सिस्टम में क्या है कि आपका जो काली है, जैसे आप क्रोम ओपन करते हो वैसे ही काली को भी ओपन करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन के जैसे ही। ठीक है, तो वर्चुअली इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो हमको एरर्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो बार बार हमको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में डालना सही नहीं होगा, टाइम भी बहुत जाएगा, तो इसलिए हम वर्चुअली इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने सिस्टम में एंड यहाँ पे सर्च करेंगे VMware डाउनलोड। सो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ VMware, ठीक है, एंड डाउनलोड। ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देना है आप लोगों को। एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे चले जाना है। ठीक है, प्लेयर है ये, लेकिन प्लेयर आपको हमको नहीं चाहिए। आपको प्लेयर भी दिख रहा होगा, बट हमको प्लेयर तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, प्लेयर आपको डेफिनेटली इंस्टॉल नहीं करना है। इस वेबसाइट पे मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये प्लेयर कभी मत करना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VMware नॉर्मल। ठीक है, ये VMware प्रो, प्लेयर नहीं। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो या फिर वर्कस्टेशन 17 प्रो ये डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग की प्रोसेस चल रही है, तब तक हम यहाँ पे काली लिनक्स की फाइल भी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं ताकि फास्ट हो जाए। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे काली डाउनलोड। ठीक है, काली डाउनलोड लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी गेट काली। तो गेट काली पे क्लिक करते ही यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी काली लिनक्स की। एंड देन यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एंड ऊपर में आपको ये कुछ शो हो रहा होगा ऊपर में। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्री बिल्ड पे जाना है हमको, इंस्टॉलर में नहीं, प्री बिल्ड में। ठीक है, प्री बिल्ड पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर
64 बिट जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, 32 बिट भी अवेलेबल है, 64 बिट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्री बिल्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ज़्यादा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं करना होता है, बस इसको प्लग एंड प्ले करना पड़ता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 64 बिट में ये डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये अराउंड 2.9 GB यानी 3 GB पकड़ के चलो, 3 GB के आसपास आपको मिलेगी खाली लिनक्स। सो गाइस वेट करते हैं हम इनके डाउनलोड का, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम आगे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो ओके वॉरियर्स, तो हमारी यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम इनको इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम VMware को इंस्टॉल करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे हम VMware के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ठीक है, अपने आप को कॉन्फ़िगर करेगा एंड देन यहाँ पे पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। वापस से आपके पास इसका पॉपअप खुल के आएगा, छोटा सा विंडो खुल के आएगा। सो अभी यहाँ पे कर रहा है थोड़ा सा प्रोसेस ये, एंड ये ऐसे कुछ पॉपअप होके आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको। एंड अगर आपको कीबोर्ड का इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, इन्हेंस करना है कीबोर्ड को, यहाँ पे इन्हेंस कर देना, ठीक है, क्लिक कर देना, जिससे थोड़ा सा स्मूथ चलेंगे आपके कीबोर्ड। एंड नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो देन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे कैसा है। सो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको एक की चाहिए होती है, ठीक है, मतलब लाइसेंस की, क्योंकि जो VMware Pro है, प्रो मतलब ये पेड होगा डेफिनेटली, तो इसको पेड के लिए की चाहिए आपको, ठीक है। तो कीज़ के लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको करना क्या है, वो शॉर्टकट है, सभी को पता है आई थिंक सो, हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास। फिनिश नहीं करना है आपको, लाइसेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस डालना है, पर लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास। सो लाइसेंस के लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर मैंने वापस वही ब्राउज़र ओपन कर लिया है, क्रोम, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा VMware 17 Pro लाइसेंस की, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, मैं दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर जाऊँगा, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ओके करने से पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेना आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ रहेगा तभी वर्क करेगा। देन एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड है मतलब हम दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नॉट वैलिड दिखा रहा है तो आप कोई भी, मैं दूसरे वेबसाइट में चला जाता हूँ, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेकेंड वेबसाइट में आने के बाद आप कोई भी चेक्ड अनचेक्ड, मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ जो अनचेक्ड है एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड वापस से मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट किया था दूसरे वेबसाइट में जाने के लिए। एंटर प्रेस करता हूँ एंड देख सकते हो ऐसा आया, कंप्लीट द VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है, सेटअप। एंड इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि आपको रिस्टार्ट करना है या नहीं करना है आपका सिस्टम, तो अभी मुझे नहीं करना है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका शॉर्टकट आया है VMware का, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। ये मेरे इसमें बहुत सारी फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया VMware का, आपको सिर्फ यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करके काले लिनक्स की यहाँ पे ओपन करना है। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं वापस से अपने डाउनलोड फोल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट करने वाला कोई भी जो एप्लीकेशन है, जैसे WinRAR हो गया, 7-zip हो गया, ये एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास WinRAR है, तो मैं WinRAR से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट टू काली करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
सो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपने पास ऐसे फोल्डर आएगा, ठीक है, आपके सिस्टम पे ऐसे फोल्डर दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। विदाउट एक्सट्रैक्ट किए आप इसको यूज़ नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इससे एक्सट्रैक्ट करना बहुत कंपलसरी है। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन क्या करना है, आपको जाना है अपने होम पे, ठीक है। VMware को ओपन करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे करना है ओपन अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। ओपन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे जाना है डाउनलोड फोल्डर पे, यहाँ पे लोकेट करना है जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था, इसको ओपन करना है एंड इसको भी ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी ऐसे, एंड इसको ओपन कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सो हमको यहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत छोटा सा विंडो आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, एंड देन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट। सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। सो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एंड जो यूज़र नेम है वो होता है काली काली, तो यहाँ पर काली लिखना है एंड वापस से काली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने काले लिनक्स में, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंस्टॉलेशन थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी नई नई थीम्स हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी के लिए क्या करूँगा, मैं इसको पावर ऑफ करूँगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। सो मेरे साथ करना। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है, आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, सेटिंग में जाना है, ऊपर में जो है ये, एंड उसके बाद रैम जो है इसको 4 GB कर देना है आपको कम से कम, ठीक है। प्रोसेसर 4 ठीक है, 4 चाहिए होता है इसको, ठीक है। बाकी एज इट इज़ 80 GB स्टोरेज चाहिए इसको रन होने के लिए, बाकी एज इट इज़ ओके, ठीक है। सो ऐसे वर्क है यहाँ पे, तो ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखो 4 GB आ गई है हमारी स्टोरेज। सो ये है हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन। सो वॉरियर्स, ये थी हमारी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन ऑन VMware, ठीक है। सो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, पावर ऑन करके यहाँ पे यूज ले सकते हो, ठीक है। अब हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने के बाद बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि प्रैक्टिकल की तरफ, जिस पे हम कमांड प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसको पावर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। सो इसको पावर ऑन करने के लिए वापस से वही प्रोसेस करनी है आप लोगों को, कि डबल क्लिक करना है VMware के आइकॉन पे, एंड देन यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी होगी, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, ये वाली जो है मेरी अभी जो इंस्टॉल की थी काली, वो है। इसको मैं यहाँ पे पावर ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पावर ऑन हो जाएगी। अब आप किसी को डिस्टर्ब होता है कि साइड में नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब ऊपर का भी नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये साइड में रहना चाहिए। एंड अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हो, ठीक है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड देन आपका जो कंप्लीट फुल स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओवरव्यू भी दे दूँ आपको लिनक्स का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है लिनक्स का ये डैशबोर्ड है, जो कि लॉगिन डैशबोर्ड है, यहाँ से आप लॉगिन कर पाते हो जैसे कि विंडोज़ में आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर पावर ऑफ ऑन का बटन है, ठीक है। रिस्टार्ट कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो अपने मशीन को, शट डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ पे सस्पेंड का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन किया है। एंड गाइस, पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके इंस्टॉलेशन भी देख सकते हो, वहाँ पे इंस्टॉलेशन अपना कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने VMware के ऊपर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसका जो इंटरफेस है। सो यहाँ पर जो ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यही है, ठीक है। XFCE आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। इंटरफेस क्या, तो यहाँ पे लिनक्स, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वैसे ही यहाँ पर लिनक्स के अलग अलग इंटरफेस आते हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप फ़ोन में थीम्स यूज़ करते हो, ठीक है। सो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं ये भी कवर अप करूँगा कि इसके इंटरफेस क्या है, कैसे होते हैं, एवरीथिंग। लेकिन अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट लिनक्स की कमांड्स के बारे में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पावर ऑफ एंड टाइमिंग जैसे कि नॉर्मली हमारे सिस्टम में होता है, हमारे विंडोज़ में भी होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो
कुछ और ऑप्शंस हैं, ठीक है, लार्ज टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट, ऑन स्क्रीन बोर्ड, कीबोर्ड, मतलब अगर आपके पास कीबोर्ड आपका वर्क नहीं करता तो आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ला सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास कीबोर्ड है तो वो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा अपना फिजिकल कीबोर्ड, ठीक है। एंड स्क्रीन रीडर भी है यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट को बड़ा करना है वो भी है। एंड आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ पे यूएस दिख रहा है, आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सारे लैंग्वेजेस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आउटर का ओवरव्यू हमारे लिनक्स का। एंड हम एंटर करते हैं अभी लिनक्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है एंड यूज़र नेम है वो है काली, ठीक है, एंड पासवर्ड भी काली। एंटर प्रेस करोगे, मेरे यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर जो पासवर्ड है एंड मैंने चेंज कर रखा है थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। तो आप जब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंटर करोगे पासवर्ड तो आपको काली ही एंटर करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने काले लिनक्स में, ठीक है। एंड यहाँ पर लिनक्स के अंदर आने के बाद मैं आपको बता दूं, जैसे हम विंडोज़ में अपने विंडोज़ के अंदर विंडोज़ की दबाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से विंडोज़ का सारा ऑप्शन खुल के आता है। एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, अपने लिनक्स को फुल स्क्रीन से हटाता हूँ, तो यहाँ पर आप अप डाउन करते हो यहाँ से, है ना, ये विंडोज़ की दबाते हो तो यहाँ पे सारा मेन्यू आ जाता है, ठीक है। वैसे ही हमारे लिनक्स में भी है, आप यहाँ पे विंडोज़ की दबाओगे तो ये सारा मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप इसको माउस कर्सर से भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर कर्सर के थ्रू डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो विंडोज़ की दबा दो तो यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा, एंड विंडोज़ की नहीं दबानी है आपको तो आप माउस की के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे विंडोज़ है लगभग उतना सिमिलर ही है, ठीक है, बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लिनक्स जो है ज़्यादातर कमांड लाइन से थ्रू यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेन्यू के जैसे हमारे विंडोज़ में हमने मेन्यू ओपन किया था विंडोज़ की से ओपन करके, तो यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा था, सारे एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। रिसेंटली यूज़, इससे पहले जो मैंने यूज़ किए थे एप्लीकेशंस वो, ठीक है, ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है, जितने भी एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल्ड हैं वो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इसके टूल्स हैं एंड इसकी सेटिंग, ये सेटिंग है इसकी, ठीक है। ये सेटिंग जो भी आपको सेटिंग करनी है आप यहाँ पे जा सकते हो एंड कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कुछ यूजुअल एप्लीकेशंस हैं जिनको आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल्स को इनके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के टूल, वेब एप्लीकेशन के टूल्स, ठीक है, डेटा असेसमेंट के टूल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मेन्यू हो गया काली का, ठीक है। अब वैसे ही अगर इधर साइड में देखें तो ये जो आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है, तो ये है हमारा जो नेटवर्क कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। अभी हम VMware के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमको एक्सटर्नल एडेप्टर लग सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप, माइक का वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह सब लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज बताई गई है कि आपका बैटरी परसेंटेज कितना है। एंड यहाँ पर कैलेंडर दिखाता है। एंड यहाँ पर एक लॉक आ रहा है सिंबल, तो इससे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन लॉक कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर जब भी आपको पावर ऑफ करना है तो इस ऑप्शन में जाके आप पावर ऑफ कर सकते हो या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट का ऑप्शन भी इसी में है, ठीक है। लॉग आउट करना है मतलब यूज़र स्विच करना है तो भी इसी में है, जाके आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे सारे विंडोज़ दिखेंगे आपको, जितने भी विंडोज़ ओपन रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फोल्डर दिखेगा किसका, होम यूज़र का, गेस्ट यूज़र का यहाँ पे फोल्डर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो फोल्डर दिख जाएगा जो कि होम का है, मतलब जो यहाँ पे गेस्ट यूज़र है उसका फोल्डर है ये। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है उसके लिए एडिटर मिल जाता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। एंड ये फायरफॉक्स है, मतलब फायरफॉक्स क्या है, ये इसका ब्राउज़र है, ठीक है। जैसे आपको विंडोज़ में नॉर्मली क्रोम मिलता होगा या फिर एज ब्राउज़र मिलता होगा, तो यहाँ पर जो है फायरफॉक्स काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है,
तो यहाँ पर ही इस टर्मिनल पे ही हम कमांड रन करते हैं, ठीक है। टर्मिनल एक्चुअल में वो है जहाँ से हम सारी कमांड्स रन करके सारा एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हमारा काम ग्राफिकल से यूज़ हो रहा है तो हम टर्मिनल के थ्रू क्यों कमांड हमको सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, हम क्यों टर्मिनल के थ्रू सिस्टम का एक्सेस लेना चाहते हैं। सो टर्मिनल के थ्रू हमारे पास पावर्स ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। हम बहुत डीपली एक्सेस ले सकते हैं सिस्टम्स का टर्मिनल के थ्रू या फिर कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। ग्राफिकल में हम उतना एक्सेस नहीं ले सकते। ग्राफिकल में आप उतना ही एक्सेस ले सकते हो जितना कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है, लेकिन टर्मिनल के थ्रू आप बहुत अंदर तक जा सकते हो, बहुत डीपली इसके अंदर तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हो या फिर पहुंच सकते हो सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम टर्मिनल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कमांड्स लाइन की ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमांड स्टार्ट करते हैं। तो कमांड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन खोल लेता हूँ। जैसे ओपन फोल्डर मैंने किया, यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया एंड ओपन फोल्डर कर लिया। अब मुझे इस जो फाइल है, मतलब ये जो विंडोज़ खुला है, इसको मुझे लेफ़्ट साइड में इसको अलाइन करना है, ठीक है, या फिर राइट साइड में अलाइन करना है। तो मैं अब इसको राइट साइड में अलाइन कर देता हूँ। तो मैं विंडोज़ की दबाऊँगा अपने कीबोर्ड का एंड राइट एरो की दबाऊँगा तो राइट में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। साइड में अलाइन हो जाएगा मतलब एक छोटे से एक विंडोज़ में अरेंज हो गया है, छोटे से अपने स्क्रीन में छोटे से अरेंज हो गया है, छोटे से एरिया पे। वैसे ही यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस टर्मिनल को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मैनेज करना है, मतलब लेफ्ट हैंड मैं चाहता हूँ कि दोनों मुझे एक साथ दिखे, ठीक है। मैं अपना टर्मिनल भी देख पाऊँ एंड हमने जो फाइल मैनेजर खोला है उसको भी देख पाएँ। तो यहाँ पर विंडोज़ एंड लेफ़्ट की दबाऊँगा, लेफ़्ट एरो की। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ देख पाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना। तो जैसे कि अभी हम अपने लिनक्स में लॉगिन है, ठीक है। तो अभी हम लॉगिन है एज ए गेस्ट यूज़र, ठीक है। तो हम अभी गेस्ट यूज़र में ही समझेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो गेस्ट यूज़र में जब हम समझ जाएंगे एंड हमारे रूट यूज़र की कब नीड पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर में हूँ काली नाम के एंड यहाँ पर मैं देखूँगा लोकेशन कि मैं किस लोकेशन में हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं /home एंड काली नाम के फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है। मतलब मेरी लोकेशन ये है। वैसे ही अगर मुझे टर्मिनल में देखना है कि मैं किस लोकेशन में हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए हम Ctrl+ का यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्मिनल को जूम करने के लिए, या फिर Ctrl+Shift+ वो भी आप दबा सकते हो। अगर आपका सिस्टम में फंक्शन कीज़ है तो Ctrl+Alt या फिर Ctrl+Shift+ दबाइए, उससे आप क्या होगा, आपका जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये इस लोकेशन में हो, ठीक है। तो अब मुझे कमांड लाइन के थ्रू देखना है कि मेरी लोकेशन क्या है कमांड लाइन में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PWD का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मैंने लिखा PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपको यहाँ पे ग्राफिकल वर्जन में दिख रहा है लोकेशन, सेम लोकेशन यहाँ पे वही दिख रहा है, ठीक है, होम एंड काली। मतलब हम टर्मिनल में देखो या ग्राफिकल वर्जन में, हम दोनों में एक ही लोकेशन में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लोकेशंस तो देख ली, लेकिन यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो हमको यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है। जब हम इस लोकेशन पे, हमको वो फाइल भी तो दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ पर उन फाइल्स को देखने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं जिसको कहते हैं हम ls का मतलब है लिस्ट, ठीक है। मतलब इस लोकेशन में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी फाइल्स, फोल्डर, टेक्स्ट फाइल जो भी पड़ी हुई हैं उसको लिस्ट करना, उसको शो कर देना हमारे सामने, ठीक है। ls का यही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जैसे एंड्रॉयड इनसिक्योर बैंक वर्जन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एंड्रॉयड इनसिक्योर बैंक वर्जन 2, देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। म्यूज़िक नाम का फ़ोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, एंड म्यूज़िक नाम का फ़ोल्डर यहाँ भी होगा। सो ये देखो म्यूज़िक नाम का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इधर हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन किससे, कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो आप लोग कि यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही हैं जो कि अलग अलग कलर की हैं, है ना। तो अलग अलग कलर की क्यों है ये, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो
थोड़ा सा वायलेट कलर के दिख रहे हैं, ये हैं फोल्डर्स, ठीक है। तो फोल्डर्स के अलग कलर्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो ऐसे दिख रहे हैं थोड़ा ग्रीनिश कलर के, ये हैं टेक्स्ट फाइल्स। सो हमने यहाँ पे दो कमांड्स देखी, ls एंड pwd। अब ls एंड pwd का वर्क क्या है, तो ये भी समझ गया होगा आपको, लिस्ट करना एंड लोकेशन दिखाना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है मैं उसके अंदर इन कर जाऊँ, मतलब उसके अंदर जाना है मुझे, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप फोल्डर है मुझे देखना है इसके अंदर क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल वर्जन के थ्रू जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करके जा सकता हूँ अंदर, है ना। बट यहाँ पर हमको अगर कमांड लाइन के थ्रू जाना है इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, cd कमांड लिखूँगा। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है ना, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब cd मैंने लिखा एंड जिस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है उसका मैं नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप मैंने लिख दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखो पहले आपको ऐसे दिख रहा था, यहाँ पे लोकेशन ये थी, ठीक है, टिल्ड का सिंबल आ रहा है, वेव का एक सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो हम जब उसके अंदर पहुँच गए हैं तो ये हमको बता रहा है कि आप डेस्कटॉप लोकेशन के अंदर पहुँच चुके हो। एंड अगर हमको कंफर्म करना है कि हम इसके अंदर हैं या नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, pwd कमांड रन करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमको कंप्लीट लोकेशन बता देगा, यानी कि हम होम, काली एंड डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फाइल के फोल्डर के अंदर जाने का एंड उसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है वो देखने के लिए, ठीक है। अब हम इस फोल्डर के अंदर तो पहुंच गए, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे ls लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई भी चीज़ जिस भी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो उसको वहाँ पे हमको देखना है, सामने व्यू करना है, तो हम ls लिखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। वैसे अगर मैं ग्राफिकल वर्जन से जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फोल्डर जैसे कि वैसे, मतलब जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग किसी भी फाइल के फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं इसी जगह पे आ जाऊँ, मतलब होम एंड काली के लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमने डायरेक्टरी चेंज करने के लिए क्या किया था, cd, है ना। एंड हमको वापस आने के लिए cd लिखना है, लेकिन उसके बाद cd स्पेस डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। cd लिखना है एंड उसको एक स्पेस देके डबल डॉट लिख देना है, उससे आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो कहीं पे भी डबल डॉट का मतलब होता है बाहर आना। आगे मैं प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा आप लोगों को कि डबल डॉट का मतलब बाहर आना है, ठीक है। एंड बहुत सारे कंप्यूटर्स हमको बताते भी हैं कि डबल डॉट करोगे तो आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम cd हमने कमांड देख लिया, अंदर कैसे जाना है एंड बाहर कैसे आना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फाइल फोल्डर्स के अंदर कैसे जाना है एंड बाहर कैसे आना है ना। एंड उसके अंदर की कंटेंट कैसे देखना है, मतलब उसके अंदर की जो चीज़ें रखी हुई है वो कैसे देखना है एक फाइल एंड फोल्डर में। वैसे ही अब हमको अगर कोई फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो हम कमांड लाइन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा टर्मिनल है ये काफ़ी भर गया है, ठीक है। तो इसको क्लियर करना है, ठीक है, मतलब क्लीन करना है। मैं चाहता हूँ क्लीन हो जाए, तो यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए हम क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर करके या क्लियर लिख के मैंने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया तो ये टर्मिनल कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ग्राफिकल वर्जन में अगर हमको कोई भी फोल्डर बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट फोल्डर, एंड यहाँ पे फोल्डर का नाम देके मैं कुछ भी दे देता हूँ एंड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे कमांड लाइन के थ्रू कोई भी फोल्डर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड का यूज़ करते हैं mkdir। mkdir जो कमांड है इसका मतलब है मैक डायरेक्टरी, ठीक है। अब mkdir लिखने के बाद उसके बाद हमको जिस नाम से भी फोल्डर बनाना है, जैसे मुझे देव नाम का फोल्डर बनाना है तो mkdir देव लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर mkdir देव नाम का फोल्डर बन चुका है। अब कंफर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंफर्म तो इस चीज़ से हो गया कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर देता तो वो फोल्डर नहीं बनता, ठीक है। एंड उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम किस लोकेशन पे हैं, ठीक है। तो pwd लिखेंगे
तो इससे हमको लोकेशन पता चल गई, ठीक है, कि हमने होम एंड काली पे ये फोल्डर बनाया है देव नाम का, ठीक है, इसी लोकेशन पे। वैसे हमको ये लोकेशन पहले चेक कर लेना था ताकि हमको याद रहे कि वो फोल्डर हमने बनाया कहाँ था, ठीक है। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे एलएस करेंगे तो हमको वो देव नाम का फोल्डर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे ये फोल्डर नहीं है। सो आप ही केस में यहाँ पे ये अलग कलर्स के होंगे। सो यहाँ पर मैंने इनके कलर चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे अगर टर्मिनल के ऊपर एंड प्रेफरेंस पे जाओगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे काली डार्क, ठीक है, अप्लाई करो, ओके करो, तो यहाँ पर देखो आपके कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है। एंड यहाँ पर देखो आप बहुत ईजी तरीके से और भी अच्छा समझ सकते हो ये वाले कलर में। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये फोल्डर हैं एंड ये जो हैं ये सारे जो हैं ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जो वाइट कलर में है ना। एंड जो ग्रीनिश कलर में आपको दिख रहे हैं ये कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि रन हो सकती हैं, जो कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इन फाइल्स के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो किस कलर का होगा, ब्लू। तो ये देव नाम का जो फोल्डर बना है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। अब मैं CD करके इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, CD लिखता हूँ एंड जिस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEV देव। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ देव नाम के फोल्डर पे, ठीक है। अब फिर से ये जो हमारा टर्मिनल है ये बहुत भर गया है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ क्लियर कमांड के थ्रू, ठीक है। अब मैं देव नाम के फोल्डर में हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं 1-2 फोल्डर 100 बनाता हूँ। यहाँ पे MKDIR प्रेम, ठीक है, एक प्रेम नाम का फोल्डर बना लिया मैंने। कहाँ पे बनाया है मैंने, सो मैंने देव नाम के फोल्डर के अंदर ही बनाया है, मतलब फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमको एक देव नाम का फोल्डर दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, CD स्पेस डॉट डॉट करूँगा, मतलब एक फोल्डर यहाँ से बैक जाऊँगा मैं। एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं बैक आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देव हट गया है, मतलब लोकेशन से मैं बाहर आ गया हूँ देव के। अब यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं, MKDIR युग, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब फोल्डर हमने बना तो लिया, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। एंड अब हमने फोल्डर तो बना लिया, यहाँ पे एलएस करके देखो अभी हम किस लोकेशन पे हैं, तो अभी हम होम एंड काली लोकेशन पे हैं। तो आप चेक कर सकते हो होम एंड काली लोकेशन पे हैं। सो यहाँ पर हमने 2-3 फोल्डर तो बना लिया, ठीक है, जैसे देव हो गया, ठीक है, एंड एक हमने बनाया था युग नाम से, ठीक है, तो युग रहा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन फोल्डर को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाना तो सीख लिया, अब इनको हटाते कैसे हम लोग, तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए यूज़ करते हैं हम RMDIR कमांड, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। RMDIR जो कमांड है ये सिर्फ ऐसे फोल्डर्स को रिमूव करता है जो कि ब्लैंक हैं, मतलब खाली हैं, उनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। एग्जाम्पल के ले लो, मैंने यहाँ पे युग नाम का फोल्डर बनाया था, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने देव नाम का भी फोल्डर बनाया था, लेकिन इसके अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाया था प्रेम नाम का, है ना। देव फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया था जो कि प्रेम नाम का था, लेकिन युग जो फोल्डर है वो खाली है। तो हम पहले देखते हैं कि देव नाम का फोल्डर, मतलब जिसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, मतलब इस फोल्डर के अंदर एक कंटेंट है, हम देखते हैं पहले कि इससे ये फोल्डर डिलीट होता है क्या। तो यहाँ पे RMDIR एंड देव लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फेल टू रिमूव देव डायरेक्टरी, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, इस वजह से ये डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अब मैं युग नाम का जो फोल्डर है जो कि खाली है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पर देखो RMDIR लिखा है, मैंने युग का फोल्डर लिख दिया, मतलब युग नाम का जो फोल्डर है उसका नाम लिख दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो कोई भी एरर नहीं आया, मतलब ये डिलीट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि देव नाम का फोल्डर है बट युग नाम का फोल्डर यहाँ से हट चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे हम फोल्डर को हटा सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन ब्लैंक फोल्डर को RMDIR से ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब RMDIR जो है ये सिर्फ ब्लैंक फोल्डर को डिलीट करता है। तो यहाँ पर हम जो हमारे फोल्डर भरे हुए हैं जिनके अंदर कोई भी कंटेंट है तो उनको कैसे हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे
तो उसके लिए एक अलग से कमांड है जिसको हम कहते हैं rm-rf, ठीक है, हाइफन, ठीक है, rf, ठीक, rf लगाना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम, जैसे कि देव, ठीक है, ये देव नाम का फोल्डर बनाया था हमने, इसके अंदर प्रेम नाम का फोल्डर था, ठीक है। अब इसको डिलीट करना है तो rm-rf लिखोगे आप लोग, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करोगे तो डेफिनेटली डिलीट हो गया, ठीक है, क्योंकि एरर नहीं आया। ls करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ से देव नाम का फोल्डर भी हट चुका है। ये देव नाम की फाइल है, फोल्डर नहीं है, ठीक है। फाइल एंड फोल्डर में फ़र्क तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि जो एक फ़ाइल होती है वो एक ही टाइप की होती है। जैसे कि एक फ़ाइल हो गई ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, एंड एक फ़ाइल होती है म्यूज़िक फाइल जो MP3 होती है, एक MP4 होती है, तो ये फाइल टाइप है, ठीक है। लेकिन ये जो फोल्डर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं हम लोग। ये फोल्डर्स हम बनाते हैं अपना काम ईजी करने के लिए, है ना। तो फाइल फोल्डर में इतना ही फ़र्क है कि जो फोल्डर है वो अपने अंदर बहुत सारे जो फाइल है, बहुत टाइप की फाइल्स हैं, उनको अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि MP3 टेक्स्ट फाइल, कितनी भी टाइप तरह की फाइल है वो फोल्डर के अंदर जा सकती है। लेकिन एक जो फाइल होती है वो एक ही टाइप की हो सकती है, या तो वो टेक्स्ट फाइल होगी या फिर MP3 होगी, ठीक है, या फिर MP4 होगी, या फिर जो भी है वो एक ही टाइप की होगी, ठीक है। तो ये था फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस। सो यहाँ पर हमने फोल्डर्स को बनाया, हटाया, ठीक है, लेकिन हमने हटाया अभी तक एक ही फोल्डर को, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक टाइम पे एक ही फोल्डर को डिलीट किया, ठीक है। लेकिन अगर हमको एक ही टाइम पे 7-8 फोल्डर डिलीट करने हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक कमांड का यूज़ लेते हैं हम लोग। सो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बना लूँ ताकि उनको हटाने के लिए, आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मेरे पास रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ, mkdir, ठीक है, mkdir से बनाएंगे पहले युग, ठीक है, एंड mkdir से बनाएंगे देव, ठीक है, एंड mkdir से बनाएंगे प्रेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 फोल्डर्स क्रिएट कर लिए। ls करके देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक फोल्डर ये है, एक फोल्डर देव नाम का ये बना है, एक युग नाम का ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 फोल्डर बनाए हैं। अब तक हमने यहाँ पे एक एक करके फोल्डर डिलीट किया था, अब इन सभी को एक साथ डिलीट करना है। सो यहाँ पर एक साथ फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए हम रन करते हैं rm-rvf, ठीक है। यहाँ पे लिखना है -rvf एंड देन फोल्डर्स का नाम, जैसे कि पहले मैं देव लिखूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं युग लिखूँगा, ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेम लिखूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर्स के नाम लिख दिया। एंटर प्रेस करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखो इसने 2 ही फोल्डर डिलीट किए, ठीक है, 2 फोल्डर इसने डिलीट किया एंड एक फोल्डर डिलीट नहीं किया। क्या बोल रहा है, रिमूव डायरेक्टरी देव, रिमूव डायरेक्टरी युग, बट प्रेम रिमूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका नाम सही नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने जो P है वो कैपिटल लिख दिया, लेकिन जो उसका फोल्डर का नाम है वो स्मॉल है, उसमें जो P है वो स्मॉल है, बट यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है, मतलब जो चीज़ें जैसी है वैसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार प्रेम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, PREM स्मॉल में, तो उसको भी डिलीट कर देगा ये, ठीक है, रिमूव्ड डायरेक्टरी प्रेम, ठीक है। एंड ये बता भी रहा है कि ये डिलीट हो गया। तो मल्टीपल्स जो फोल्डर हैं उनको आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने मल्टीपल फोल्डर्स डिलीट करने का कमांड देखा है। अगर हमको मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं एक साथ तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो कुछ इसकी एक्स्ट्रा कमांड नहीं है, वही लिखना है आप। सो यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स को बनाने के लिए मैं mkdir लिखूँगा, ठीक है, mkdir, ठीक है। एंड यहाँ पे 2-3 नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे पैरोट नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, एंड वैसे ही एक युग नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, एंड एक एसूस नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एंड एक लेनोवो नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ये सारे फ़ोल्डर मैं एक साथ बना लेता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इस कमांड को मैं Ctrl+Shift+C, अब हमको कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉपी करना है, जैसे मुझे कमांड कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड को लिखते हैं
मतलब ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इन सभी कमांड्स को हटा दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे पहले ls कर लूँगा कि इस नाम का कोई फोल्डर तो पड़ा तो नहीं है, यहाँ पे पड़ा होगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, एंड वापस से वो कमांड जो मैंने कॉपी की थी अभी टाइप करते समय, ठीक है, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट V, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट V फॉर वैन, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो कमांड हमने वो कॉपी किया था, मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने कॉपी कर दिया उसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे mkdir लिखेंगे एंड जिस नाम से हमको फोल्डर चाहिए वो सारे फोल्डर्स का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। mkdir, पैरट, युग, एसुस एंड लेनोवो, ये सारे फोल्डर के नाम मैंने दे दिया एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। ls करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो युग नाम का फोल्डर तो यहाँ आया, ठीक है, एसुस नाम का इधर आया, पैरट नाम का यहाँ आया, ठीक है, एंड हमने लेनोवो का बनाया था, लेनोवो यहाँ आएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने 4 फोल्डर बनाया था। अब इनको एक साथ मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। तो एक साथ अगर फोल्डर बनाना है तो mkdir लिखो एंड उसके आगे बहुत सारे फोल्डर्स का नाम लिख दो। वैसे ही अगर आपको एक साथ ये सारे हटाने हैं तो पहले भी मैंने कमांड बताया rm-rvf एंड सारे फोल्डर का नाम लिख दो, जैसे कि यहाँ पे पैरट, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पैरट लिखा एंड यहाँ पे मैंने युग लिखा, ठीक है, मतलब जितने भी फोल्डर्स हैं उनका नाम लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें, ये शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि सारा मुझे टाइप ना करना पड़े एक साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे पैरट लिखना है बट मुझे सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 वर्ड लिख के या फिर यहाँ पे जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको लिख के मैं पूरा फुलफिल कर दूँ। तो इस कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर आपको 1-2 स्पेलिंग लिखनी है, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं उनमें से जैसे ये पैरट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं P लिख के टैब बटन दबाता हूँ तो क्या होता है समझो, यहाँ पे मैंने P लिख के टैब बटन दबाया तो क्या हुआ, यहाँ पे P नाम से बहुत सारे फोल्डर आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये फाइंड करता कि ये जो पैरट है इसमें और क्या डिफरेंट है इन लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट है तो मैं P के आगे A लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो टैब बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो पैरट जो है वो फोल्डर का नाम आ चुका है, ठीक है। वैसे ही अब मैं इस बैकस्लैश को हटा देता हूँ। वैसे ही अब मुझे यहाँ पे जो देव नाम का फोल्डर है या फिर एसुस नाम का ले लो, एसुस नाम का चाहिए तो यहाँ पे ए दबाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं ए प्रेस करके टैब बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो ए नाम से बहुत सारे फोल्डर हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख दूँ, एक एस लिख दूँ एंड टैब बटन दबा दूँ तो देख सकते हो ये फुलफिल हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए शॉर्टकट बटन है, टैब बटन, ठीक है। पैरट आशीष हमने लिख दिया एंड मैंने DEV देव लिख दिया, टैब बटन दबा, D लिख दिया एंड टैब बटन दबा दिया, ठीक है। लेकिन ये फुलफिल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देव नाम का फोल्डर बनाया ही नहीं एंड फोल्डर है ही नहीं, तो फुलफिल कैसे होगा। तो यहाँ पर हम पैरट युग ले लिया हमने, अब एसुस नाम का भी ले लिया हमने, युग लेना है अभी हमको, सॉरी युग मैंने नहीं लिया अभी, युग ले लिया, ठीक है। एंड अब लेनोवो जो स्पेलिंग है बहुत बड़ी है तो मैं LEN लिख के टैब बटन दबा दूंगा, तो यहाँ पे लेनोवो भी हम लेनोवो में भी आ चुके हैं, मतलब वो फोल्डर का नाम भी आ गया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख के, ठीक है, थोड़ा सा टाइप करना है और उसके आगे टैब बटन दबा दोगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा टाइप ना करने पड़े। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारे फोल्डर एक साथ डिलीट हो गए, जो कि हमारा काम था, जो भी जिसके लिए हमने ये कमांड रन की थी, ठीक है। तो 4 फोल्डर एक साथ डिलीट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे कमांड जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं, मतलब आपकी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। तो इस बॉक्स में आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कमांड है वो है हेल्प नाम की कमांड। जैसे मुझे एक ls नाम की कमांड है एंड मुझे पता नहीं कि वो काम क्या करता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, आपको पता चल गया होगा ls क्या काम करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे नहीं पता है कि ls जो कमांड है वो काम क्या करती है या फिर इसको यूज़ कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ls लिखना है, ठीक है।
एंड इसके बारे में जानना है तो इसके आगे लिख देंगे हम हाइफन हाइफन हेल्प। मतलब जिसके बारे में अगर मुझको जानना है और उसके बारे में मुझे पता नहीं है तो उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम हेल्प लिख देंगे। एंड हेल्प लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी सारी हेल्प आ गई है। ठीक है, जैसे आपको मैनुअल गाइड मिलती है किसी भी खिलौने के साथ, ठीक है, कुछ भी खरीदते हो आप लोग तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, वैसे ही यहाँ पे हर एक कमांड के साथ मैनुअल है, हेल्प कमांड है। ठीक है, हेल्प तो है ही, इसके बाद एक और कमांड है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है यूजेस, इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल लिखो एंड उसके आगे ऑप्शन लिख दो। ठीक है, मतलब एल लिख दो, हम लोग तो ऐसे यूज़ लेते हैं, एल लिखते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं एंड उसके आगे और भी चीज़ें यहाँ पे एल ऑप्शंस, फाइल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ लेना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है कि लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल करंट डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि लिस्ट इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन देता है ये कमांड लिस्ट डायरेक्टरी। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी रखी है जैसे ls-a डू नॉट इग्नोर एंटिटीज। ठीक है, एंड ls-a कैपिटल ए। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प कैसे काम करता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, हेल्प कमांड का यूज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को बाद में समझाता हूँ, इसके जो ऑप्शंस हैं ये वाले। एक और कमांड देख लेते हैं जो कि आपके हेल्प काम आने वाली है आगे चल के। ठीक है, क्लियर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वैसे वापस से लिखता हूँ ls, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या करना है, हमको ls बाद में लिखना है। ठीक है, तो हेल्प के लिए हमारी जो ये वाली कमांड है ये मैन नाम की है, मैन का मतलब है मैनुअल। हेल्प जो थी वो भी यही काम करती है एंड मैन भी सेम, दोनों का काम है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे हेल्प काम नहीं आती एंड कहीं कहीं पे मैन यूज़ नहीं होता एंड कहीं कहीं पे दोनों भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो मैन लिखता हूँ पहले एंड उसके बाद ls लिख देना है, मतलब जिसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ एंड ls लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ज़्यादा जूम हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, मतलब जो डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट है उसको लिस्ट करने का, एंड ये ऑप्शन बता रहा है एंड ये थोड़ा सा अरेंज वे में बता रहा है उससे। ठीक है, वहाँ पे कैसा था, थोड़ा अरेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ls के साथ ही काम आएगा, ये हर एक कमांड के साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को मैन एंड हेल्प कमांड का यूज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यू प्लेस किया एंड बाहर आ गया, क्यू मतलब फिट, वहाँ पे नीचे येलो लाइन पे लिखा हुआ था, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये येलो लाइन पे लिखा हुआ है कि अगर आपको क्विट करना है तो यहाँ पे क्यू बटन दबा दो, तो मैं क्विट करके बाहर आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है जो वहाँ पे हमको ऑप्शंस दिखा रहा था, -a कैपिटल ए, मैन एंड हेल्प में। ठीक है, उसका मतलब क्या था। सो यहाँ पर हमने जब ls किया ना तो यहाँ पर देखो कुछ फाइल्स दिख रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ls-a ये लिखता हूँ तो क्या होता है, अभी आप लोग देखो यहाँ पे कितनी फाइल्स दिख रही हैं। ठीक है, ls-a करता हूँ तो यहाँ पर देखो कितनी फाइल्स आ गई, सेम जगह पे मैंने ls किया है। ठीक है, मतलब सेम जगह पे मैंने ls किया है एंड सेम जगह पे ls-a मैंने किया है, -a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले के मुकाबले ज़्यादा फाइल्स दिख रही होगी, तो इसका काम क्या हो रहा है -a का। तो यहाँ पर जो ये -a है ये यहाँ पे हिडन फाइल्स को दिखाता है, वो फाइल्स जो कि हिडन है वो सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो इजीली विजिबल नहीं होती उसको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसको हम ग्राफिकल वर्जन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल वर्जन में अगर हमको देखना है तो यहाँ पर व्यू में जाओगे। ठीक है, एंड व्यू में जाके आपको हिडन फाइल्स, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है शो हिडन फाइल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे होम काली पे जाता हूँ, देखो जिस जिस जगह पे डॉट लगा हुआ है वो सारी हिडन फाइल्स। छुपा दूँ तो यहाँ पर देखो इसको, ठीक अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम वापस से अगर इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं दिखेगा शायद। ठीक है, पहले वो नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार कर दिया तो वो शो होने लगे, बाय डिफ़ॉल्ट रिस्टार्ट जब हम करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है,
तो जिनके आगे भी डॉट लगा हुआ है ना, ये सारे हिडन फाइल्स हैं, ठीक है, जिनके स्टार्टिंग में डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी डॉट डॉट फाइल्स लगी हुई हैं, तो ये सारे हिडन फाइल्स। तो किसी भी हिडन फाइल्स को देखने के लिए ls-a का यूज़ करते हैं, स्मॉल a, ठीक है। वैसे आप कैपिटल A का भी यूज़ कर सकते हो, उससे और ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। देखो स्मॉल a ऐसा काम करता है कि कुछ चीज़ें, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको दिखा देता है। कैपिटल A लगभग सारी चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आया तो सेम ही रिजल्ट है, बट यहाँ पर देखो ये दोनों का काम है, मतलब दोनों का काम लगभग सेम है, बट 19-20 का फ़र्क है। सो यहाँ पर हमने देख लिया ls-a, ठीक है, कैपिटल A, कुछ एक्स्ट्रा कमांड जो कि आपके लिए यूज़ होएगी फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड हम बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स की तरफ और कुछ कमांड्स देखते हैं। सो यहाँ पर ये जो हमारी कमांड्स थी वो ls-a, ये आपने देखा इसका क्या काम है, कैपिटल A का क्या काम है, स्मॉल a का क्या काम है। सो यहाँ पर ls के कुछ और भी काम है, जैसे कि मैं कहूँ ls-l, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमने ls-l किया तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में बता क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में फोल्डर एंड फाइल्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब अगर कोई भी फोल्डर एंड फाइल की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर देखो ये एक जो फोल्डर है ये वाला, ठीक है, जो ब्लू कलर में है, फोल्डर तो हमारे ब्लू कलर में ही होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये फोल्डर बना कब था, ठीक है, ये दिखा रहा है 2023 में बना था, 12 अगस्त को, ठीक है। एंड इसका साइज़ बता रहा है 4096, ठीक है। KB या MB कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये MB या KB दोनों में से एक में बता रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फाइल एंड फोल्डर है ये किस यूज़र के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर रूट ने बनाया था इसको, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने ही बनाया था इसको, ठीक है, एडमिन ने बनाया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर ये बता रहा है कि इस फोल्डर के पास कौन कौन सी परमिशंस हैं। तो यहाँ पर क्या क्या परमिशंस है, R का मतलब है रीड, मतलब ये रीड कर सकता है, W मतलब राइट कर सकता है ये, ठीक है। X मतलब एग्जीक्यूट भी हो सकता है, ये रन हो सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, डबल क्लिक करते हो तो वो रन हो जाता है एंड इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, ठीक है। तो जिनके पास X की परमिशन होती है ना, वो यहाँ पर रन हो सकता है, ठीक है। तो इस फोल्डर के पास रन होने की परमिशन है, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ टेक्स्ट फाइल की, तो इसके पास सिर्फ रीड एंड राइट की ही परमिशन है, ठीक है। तो RW जहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना, ये रीड एंड राइट है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इसके पास ये फोल्डर है क्योंकि इसके पास सारी परमिशंस होती हैं फोल्डर्स के पास। एंड यहाँ पर देखो जो हमारी फाइल्स ग्रीन कलर की हैं इनके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों परमिशंस है क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। सो इसके बारे में हम समझते हैं कि रीड एंड राइट, ये एग्जीक्यूट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन पे हम समझते हैं कि एक फाइल के पास कितनी परमिशंस होती हैं, ये परमिशंस क्या क्या है। सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, सो यहाँ पर एक फाइल के पास 3 ही परमिशन हो सकती हैं, जैसे कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड क्या है, तो वो फाइल जो है वो रीड कर सकता है कोई भी डेटा या फिर हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। राइट मतलब उसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब हम उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब वो फाइल रन हो सकती है, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है वो फंक्शन कर सकती है, रन कर सकती है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि भाई ये फाइल्स रन कैसे होती हैं, ठीक है। सो एक फाइल के पास 3 ही परमिशन होती हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर वही परमिशंस दिखा रहा है कि किस फोल्डर के पास कौन कौन सी परमिशंस है, जैसे ये रीड राइट, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। सो यहाँ पर ये परमिशंस यहाँ पे दे दी गई हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र बता रहा है, देखो जिसको रूट ने बनाया है, मैंने एडमिन ने बनाया, वहाँ पे रूट लिखा हुआ है, लेकिन जिसको गेस्ट यूज़र ने बनाया यानी काली ने बनाया है, उसके आगे काली लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये परमिशंस हम इसको दे भी सकते हैं एंड छीन भी सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर की फाइल है, ठीक है। अब मुझे इसके पास देखो रीड राइट, ये लास्ट के 3 चीज़ें देखना। एंड यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने लायक है आप लोगों के लिए
जिसके आगे डी लिखा हुआ है, ठीक है, डी ये एक फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है, ठीक है। जहाँ पे भी डी लिखा हुआ है वो एक फोल्डर है जो ब्लू कलर में है। फोल्डर के आगे डी लिखा होगा डायरेक्टरी, ठीक है, एंड फाइल्स के आगे कुछ नहीं लिखा होता। सो यहाँ पर देखो strap.sh नाम की एक फाइल है, ये ग्रीन कलर की है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, ठीक है। अब मुझे इससे एग्जीक्यूटेबल परमिशन छीननी है, मतलब इससे मुझे परमिशन लेना है वापस, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसको रूट ने बनाया, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये हमारे नॉर्मल यूज़र यानी गेस्ट यूज़र से हो जाए तो, नहीं तो हमको यहाँ पे एडमिन यूज़र में स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ chmod मतलब चेंज मोड, ठीक है। उसके बाद हमको अगर परमिशन लेनी है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस, ठीक है, x, ठीक है, जो भी परमिशन हमको लेनी है। जैसे मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन लेनी है, ठीक है, इसे छीननी है तो माइनस लिखूँगा। वहीं अगर मुझे इसको देनी होती है यहाँ पे परमिशन तो मैं माइनस के जगह प्लस लिख देता। सो यहाँ पर अगर मैं x के पास ऐसे प्लस लिख देता तो इसके पास परमिशन आ जाती, लेकिन अभी मुझे छीननी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रैप, ठीक है, STAR लिख दिया मैंने, STR लिख दिया एंड टैब बटन दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिक पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये chmod चेंजिंग परमिशन स्टेप ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्यों बोल रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है इसको एग्जीक्यूट परमिशन छीनने की या फिर एग्जीक्यूट परमिशन देने की परमिशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको रूट यूज़र में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है, रूट यूज़र यानी एडमिन। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब रूट यूज़र में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो रूट यूज़र में जाने के लिए हमको यहाँ पे sudo लिखना पड़ता है, ठीक है, एंड su, ठीक है, sudo su एंड एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही पासवर्ड डालना है क्योंकि आपने चेंज नहीं किया है खाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया है, यहाँ पे दिखता नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो हम गेस्ट यूज़र से एडमिन यूज़र में स्विच हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो खाली, ठीक है, जो कि गेस्ट यूज़र था, एंड यहाँ पे रूट जो कि एडमिन है। हमारे लिनक्स में रूट का मतलब एडमिन होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आप लोगों को। क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, वापस से ls-l लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना था? इसकी परमिशन छीननी थी, ठीक है, कौन सी? एग्जीक्यूट की। यहाँ पर देखो जो ये x लगा हुआ है ये मुझे छीनना है, ये ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे chmod, ठीक है, -x, ठीक है, -x लिखने के बाद यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिख दूंगा STRA टैब बटन, ठीक है। तो यहाँ पर strap.sh आ गया है, मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे परमिशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी कि कुछ काम जो है वो गेस्ट यूज़र से हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गेस्ट यूज़र नहीं कर सकता, उसके लिए हमको रूट यूज़र में स्विच करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मुझे देखना है ये परमिशन हट चुकी है या नहीं इसके पास x की। तो यहाँ पर मैं वापस से ls-l टाइप करूँगा, ठीक है, स्मॉल l। यहाँ पर देखो strap.sh का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का था एंड यहाँ पर ये चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ग्रुप में से x हट गया है, जबकि यहाँ पुराने वाले में, यहाँ पे अगर मैं पुरानी हिस्ट्री में देखूंगा तो यहाँ पे x था, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम इसकी परमिशन छीन सकते हैं एग्जीक्यूट की, ठीक है। अब मुझे इसकी और भी परमिशन छीननी है, जैसे chmod, मैंने यहाँ पे -x था ना, तो यहाँ पे मैं -x के जगह अभी इसके पास दो परमिशन है रीड एंड राइट की, तो मैं rw लिख दूंगा दोनों एक साथ, रीड एंड राइट, एंड एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर फिर से मैं ls-l करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सारी परमिशन चली हुई हैं, इसके पास कोई भी परमिशन नहीं बची है, ठीक है। तो कोई भी परमिशन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे अब इसको सारी परमिशन देनी है तो मैं क्या करूँगा? सो यहाँ पर मैं लिखूँगा chmod, ठीक है, पहले एक एक करके देते हैं। अगर मुझे एग्जीक्यूट की देनी है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा
एंड x लिखूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद फाइल का नाम प्लस x, मतलब हम उसको परमिशन दे रहे हैं chmod चेंज मोड, ठीक है, एंड यहाँ पर str टैब बटन, ठीक है, str टैब बटन लिख दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है। अब चेक कैसे करेंगे, ls-l से। सो यहाँ पर देखो इसके पास सिर्फ एग्जीक्यूट मतलब x लिखा हुआ है, मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है। वैसे ही मुझे यहाँ पे रीड एंड राइट की भी देनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा r, ठीक है, प्लस r, एंड यहाँ पर उस फाइल का नाम str लिख के टैब बटन दबा दूंगा, जो कि हमारा शॉर्टकट है। एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसके पास राइट की परमिशन आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं ls-l लिख के चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो राइट की भी परमिशन आ गई। अब उसके बाद मुझे एक और परमिशन बची, जो कि हमने इससे लिया था। कौन सी है वो, राइट की, सॉरी रीड की। राइट की तो हमने दे दी, w लिखना है यहाँ पे। w लिखोगे तो यहाँ पे राइट की परमिशन भी आ जाएगी, प्लस w, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ls-l करोगे तो यहाँ पर देखो अब इसके पास सारी परमिशंस आ चुकी हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। सो ये जो कमांड थी ये स्टेप बाय स्टेप सारी परमिशंस देने की थी, ठीक है, मतलब लेने या देने की एक 1 by 1, ठीक है। रीड लेना है एक बार, अलग अलग लेनी है। कैसा हो अगर सारी परमिशन एक साथ छीननी हो और एक साथ देनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ chmod, ठीक है, chmod, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा 777। 777 क्या है, तो 777 एक ग्रुप ऑफ नंबर है। ये मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो 777 है ये अलग आएगा थोड़ा सा, मतलब एडवांस लिनक्स में आता है। जब मैं लिनक्स की कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें डालूंगा, लेकिन इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पे chmod 777 कह सकते हो एक ग्रुप है, ठीक है। सो 777 तीनों परमिशन एक साथ देने की क्षमता रखता है। तो 777 लिख दिया, लेकिन इसके आगे 777 जो है ये देने का है, लेकिन अगर परमिशन तीनों एक साथ छीननी है तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख दूंगा str टैब बटन, एंटर। एंड यहाँ पर देखो ls-l करूँ तो यहाँ पर देखो फिर से इसकी सारी परमिशन चली गई, लेकिन वापस से मुझे सारी परमिशन इसको देनी है, तो मैं यहाँ से बस माइनस हटा लूंगा। मतलब सिर्फ 777 जो है ये सारी परमिशन दे देता है, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा ls-l, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी परमिशंस इसकी आ चुकी है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। सो ये जो है सारे ग्रुप्स को दे देता है परमिशन। देखो जो हमारा chmod है वो हम जिस ग्रुप में रह के, मतलब जिस यूजर में रह के उसको परमिशन दे रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी रूट यूजर में हूँ, ठीक है, तो सिर्फ रूट यूजर के लिए परमिट करेगा वो, मतलब सिर्फ रूट यूजर के लिए सारी परमिशन देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूजर एज अ गेस्ट यूजर में करता तो सिर्फ गेस्ट यूजर इसको एक्सेस कर पाता, है ना। लेकिन कब गेस्ट यूजर एक्सेस कर पाता, जब हम chmod यूज करते। लेकिन जब हमने 777 यूज किया तो वो सारे ग्रुप्स के लिए परमिशन अलाउड कर दिया ये उसने, मतलब खाली के लिए भी, मतलब जो गेस्ट यूजर है उसके लिए भी, एंड जो रूट यूजर है यानी एडमिन यूजर है उसके लिए भी, मतलब सारे यूजर्स के लिए अगर एक साथ सारी परमिशन देनी है तो आप 777 का यूज कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को परमिशन कैसे लेना है, कैसे छीनना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। सो अब हम कुछ और कमांड्स देख। सो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड अब हम देखने वाले हैं कॉपी कमांड, ठीक है। चीज़ों को कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू। ग्राफिकली तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, लेकिन कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर अभी मैं रूट यूज़र में हूँ, ठीक है। रूट यूज़र से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम गेस्ट यूज़र में ही प्रैक्टिसेस करें वो सारी, ठीक है। तो अब मुझे यहीं से, ठीक है, बिना टर्मिनल बंद करे यहीं से मुझे गेस्ट यूज़र में जाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट कमांड लिखूंगा। इससे क्या होगा कि मैं एडमिन से डायरेक्ट गेस्ट यूज़र में स्विच कर जाऊंगा, यानी जंप कर जाऊंगा। तो मैंने एग्जिट किया यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ कहाँ, काली फोल्डर में, मतलब हमारे गेस्ट यूज़र पे।
तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2-4 फोल्डर बना लूँगा, mkdir जो मैंने पुराने बनाए थे उसी को बना लूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे देखो मैंने पहले कमांड रन किया था mkdir एंड ये सारे फोल्डर्स मैंने एक साथ बनाए थे, है ना। अब ये वहाँ पे मुझे दिखा रहा है सजेशन, ठीक है। तो जब भी आपको सजेशन दिखाए एंड आपको वही कमांड चाहिए है, ठीक है, आप जो टाइप कर रहे हो आपको वही कमांड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, राइट एरो की दबाओगे तो ये जो सारी कमांड्स है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। ऑटोमेटिक कमांड ये आपकी टर्मिनल पे फुलफिल हो जाएगी, मतलब आपके यूज़ के लिए रेडी हो जाएगी। जब आपको सजेशन दे रहा हो तब आपको राइट एरो की यूज़ करना है। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो सारे फोल्डर्स एक साथ क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करके देखते हैं। सो यहाँ पे एलएस करके देखने के बाद यहाँ पर देखो सारे फोल्डर्स बन चुके हैं, एसूस, लेनोवो, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, युग, ठीक है। वही फोल्डर्स मैं बना रहा हूँ उसी नाम से ताकि इजी रहे, बार बार अलग अलग नाम चेंज ना करना पड़े, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो युग नाम का फोल्डर है, ठीक है, यहाँ से कॉपी होके एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर, पहले मैं डेस्कटॉप के अंदर चल के देखता हूँ यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है कि युग नाम का। डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर गए एंड एलएस किया तो यहाँ पर देखो युग नाम का कोई भी फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है अभी के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि युग नाम का फोल्डर, ठीक है, ये युग नाम का फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं। मैं पहले तो मैं इस लोकेशन पे जाऊँ, ठीक है, मतलब ये जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वहीं से ये कमांड रन कर दूँ। मैं यहाँ से भी ये कमांड रन कर सकता हूँ, मतलब दूसरे फोल्डर में रह के भी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसी फोल्डर में जाके कैसे हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो करते हैं सीपी कमांड यूज़, ठीक है। सीपी कमांड हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मतलब है कॉपी। एंड जिस फोल्डर को हमको कॉपी करना है उसका नाम लिखेंगे, मुझे युग कॉपी करना है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे युग जो नाम का फोल्डर है वो सिर्फ यहीं पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी सीपी लिखा, मतलब कॉपी युग लिखा। एंड युग लिखने के बाद हमको जहाँ पे इसको कॉपी करना है उसका पता दे देंगे, डेस्टिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो हमको कॉपी कहाँ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंप्लीट लोकेशन, जैसे होम, ठीक है, काली, ठीक है, एंड यहाँ पे हमको करना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। डी लिख के टैब बटन दबा दिया, 2 बार आ गया, ठीक है। मैंने डी लिखा तो देखो यहाँ पे 2 सजेशन आया, देव एंड डेस्कटॉप, ठीक है। तो अब मुझे बार फिर से आगे टाइप नहीं करना, मुझे इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करना है, फिर से टैब बटन दबाना है। तो देखो यहाँ पे व्हाइट वाला जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे आ गई, मतलब ये सिलेक्टेड है। फिर से टैब दबाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मैं व्हाइट लाइन यहाँ पे ले आऊँगा, एक बार फिर टैब दबा के एंड एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो कंप्लीट लोकेशन फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है कि सीपी नॉट स्पेसिफाई ओमिटिंग डायरेक्टरी युग, मतलब ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे नहीं ले जा सकते, आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि देखो जब भी एरर आता है ना वो खुद से सॉल्यूशन भी लेके आता है, तो यहाँ पे थोड़ा एरर्स को पढ़ना आप लोग। तो ये बोल रहा है कि -r यूज़ करो, ठीक है। अगर आप -r यूज़ करते हो तो ये हम आपको यहाँ पे आगे ले जाने देंगे। -r का मतलब है रिकर्सिवली, ठीक है। एंड r के बाद अगर f यूज़ हो जाता है तो उसको कहते हैं हम फोर्सफुली, ठीक है। सो यहाँ पर देखो cp लिखता हूँ एंड इसके आगे मैं r यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो cp का मतलब कॉपी है, -r, ठीक है, एंड एंटर प्रेस। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर जिस लोकेशन में है, अभी हम कहाँ पे हैं, pwd लिखते हैं। तो यहाँ पर हम pwd होम काली पे हैं, तो यहाँ पर ls करेंगे तो यहाँ पे एक युग नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, कॉपी किया है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो cd डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप फोल्डर पे ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ls किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पे भी एक युग नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। एंड मैं pwd करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो हम दूसरे लोकेशन पे हैं, उस लोकेशन पे नहीं। तो cp कमांड से हम फोल्डर को इधर उधर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहीं से बैठे बैठे इस यहाँ पे जो फोल्डर पड़ा हुआ है इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ rm-rf, एक ही फोल्डर है,
ठीक है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहीं बैठे बैठे। तो करना है कि आपको rm-rf करो एंड उसकी कंप्लीट लोकेशन दे दो। तो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो, होम काली, ठीक है, एंड यहाँ पे YUG युग, ठीक है, यही है। एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ से डायरेक्टली वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कमांड लिखना है एंड उसके आगे जो भी आपको उससे परफॉर्म कराना है वो कमांड लिख दो एंड उसके आगे उसकी कंप्लीट लोकेशन लिख दो, तो वो वहां से भी परफॉर्म हो जाएगा। और इसका सेकंड एग्जांपल ये भी है, जब तो हमने कॉपी करके देखा, ठीक है, आपको ls करना है। जैसे यहाँ पे बैठे बैठे मैं भी डेस्कटॉप फोल्डर में हूँ एंड डेस्कटॉप फोल्डर में रहते हुए आपको ये वाला जो फोल्डर है, जैसे डाउनलोड फोल्डर है, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पर देखो ls लिख दो, ठीक है, एंड उस फोल्डर की लोकेशन लिख दो जिसके अंदर आपको जो देखना है, जिस फोल्डर के अंदर आपको देखना है ls लिखो एंड यहाँ पे होम काली एंड किसके अंदर देखना था कंटेंट, हमको डाउनलोड्स के अंदर का देखना है। तो यहाँ पे DOW लिख के टैब बटन दबा दिया, यहाँ पे डाउनलोड्स फुलफिल हो गया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब हमने लोकेशन चेंज नहीं की, वहीं पे बैठे बैठे हमने उसकी कंप्लीट लोकेशन लिख दी, तो यहाँ पर हम उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी बैठे बैठे आप उसकी चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे ग्राफिकल में आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, बट यहाँ पे कमांड लाइन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ लोकेशन याद होनी चाहिए, आप कुछ भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो बड़ी इजीली, ठीक है। अब हमने कॉपी कमांड देखा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉपी कमांड देखा, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ CD स्पेस डॉट यूज़ करके एंड ls कर देता हूँ यहाँ पे वापस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो देव फोल्डर हट चुका है, बचा ASUS, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मूव करना, कॉपी करना डिफरेंट है, मतलब एक ही फोल्डर की दो कॉपी बना दो, कॉपी थी हमने कॉपी किया था, एंड मूव करना मतलब इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस ASUS नाम के फोल्डर को मूव करना है इस डेस्कटॉप नाम के फोल्डर पे, मतलब इसको इस फोल्डर के अंदर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मूव करने के लिए MV कमांड यूज करते हैं, ठीक है। MV लिखेंगे एंड MV के बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख देंगे ASUS, ठीक है, एंड कहाँ पे क्या मूव करना है, ठीक है, मतलब इस फोल्डर को कहाँ पे मूव करना है वो कंप्लीट लोकेशन। तो यहाँ पर मैं बैकस्लैश लिखता हूँ एंड कंप्लीट लोकेशन जैसे होम काली एंड वापस से डेस्क लिख के टैब बटन दबा दूंगा, फुलफिल हो गया। एंड MV लिख के मैंने टैब बटन दबा दिया, एंटर प्रेस कर दिया एंड कंप्लीट लोकेशन दे दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ls करके ये ASUS नाम का फोल्डर पड़ा है, यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये फोल्डर हट चुका है, मतलब मूव हो गया, यहाँ से हट चुका है, ठीक है। आप लोग जो कट करते हो ना इस फोल्डर से दूसरे जगह पे जाके, बस कट है मतलब मूव करना, यहाँ से हटा देना। सो ये फोल्डर हट के गया कहाँ, तो हमने डेस्कटॉप के अंदर डाला है तो उसके अंदर गया। तो हम डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, CD डेस्कटॉप एंड ls करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ASUS नाम का फोल्डर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे बैठे बैठे मतलब एक कमांड देके डायरेक्टली आप उसको मूव कर सकते हो एंड आप उस लोकेशन पे नहीं हो, मतलब ये जो ASUS नाम का फोल्डर था पहले इस लोकेशन में था, है ना, होम एंड काली में था, लेकिन आप इस लोकेशन में ना रह के भी इस लोकेशन में नहीं हो फिर भी उसको मूव कर सकते हो कहीं से भी। बाकायदा आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बस शर्त यही है, ठीक है। लोकेशन पता होगी तो उसको आप कहीं से भी मूव कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हो। ls जैसे मैंने बताया, ls लिखा और मैंने दूसरे फोल्डर की लोकेशन देख ली यहीं पे बैठे बैठे, वैसे आप MV भी कर सकते हो, एवरीथिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ls कमांड या फिर जो लोकेशन कमांड्स थी कहीं से भी बैठे बैठे आप कर सकते हो, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, बस आपको उसके आगे लोकेशन डालनी है। तो मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो CLER क्लियर, ठीक है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारी कमांड बचती है एक और, जो कि है कैट कमांड। कैट कमांड क्या है? सो यहाँ पर कैट कमांड का क्या काम होता है, तो कैट कमांड का ये काम होता है कि जैसे किस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, किस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उस फाइल के अंदर गए बिना उसका सारा डेटा यहीं टर्मिनल पे प्रिंट करा देना। एग्जांपल के ले लो, यहाँ पे विंडोज
windows2.html नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे इसका सारा डेटा यहीं पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैट, ठीक है, एंड कैट एंड उसका विंडोज लिख के टैब बटन दबा दूंगा, मतलब ये सारा फुलफिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर का सारी चीजें मुझे दिख जाएगी। तो देखो इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। सो यहाँ पर कैट कमांड से आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कैट लिखा एंड ये जो विंडोज 2 मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैब बटन दबा दूंगा, तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। टैब बटन नहीं दबाना है आपको, राइट एरो की दबानी है अगर सजेशन दे रहा है तो। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो HTML का कंप्लीट प्रोग्राम आ गया है, ठीक है। मतलब उस विंडोज के अंदर HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर करते हैं। सो आई होप आप सभी को कैट कमांड का काम समझ में आ गया होगा। अब कैट कमांड कोई भी फोल्डर के अंदर की फाइल देख सकती है। अब ये काम करते हैं हम लोग, TT44 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर देखते हैं, कैट TT44, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखना है कि कैट कमांड जो है वो सिर्फ फाइल्स के अंदर का कंटेंट दिखाती है, ना कि फोल्डर का, ठीक है। सो यहाँ पर जो कैट कमांड है ये सिर्फ डायरेक्टरी, ये सिर्फ फाइल्स को दिखाएगी, किसी भी फोल्डर के अंदर का कंटेंट ये ओपन नहीं कर सकती। अगर किसी भी फोल्डर के अंदर का आपको कंटेंट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ls लिख दो, ठीक है, एंड वहां पे नहीं जाना है आपको, ठीक है, उस लोकेशन में नहीं जाना है। तो अभी आप डेस्कटॉप पे हो, जैसे आपको डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर देखना है जो कि होम काली के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप उसकी लोकेशन लिख दो, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर विदाउट उसमें स्विच किए, ठीक है। तो ये हो गए थे आपके 2 शॉर्टकट, ठीक है, जो कि आप कहीं पे भी बैठे बैठे कोई भी फाइल फोल्डर के अंदर देख सकते हो, ठीक है। फोल्डर के अंदर देखने के लिए ls एंड फाइल्स के अंदर देखने के लिए कैट कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। सो वॉरियर्स, यहाँ पे एक और कमांड है जो कि है who am I, ठीक है। who am I कमांड क्या करता है कि आप जिस यूजर से लॉगिन हो वो यूजर आपको बता देगा। जैसे कि मैं काली यूजर से लॉगिन हूँ तो ये काली बता देगा, अगर आप रूट यूजर से लॉगिन रहोगे तो ये रूट बता देगा। तो ये है who am I कमांड, ठीक है, मतलब आप किस यूजर से लॉगिन हो, ठीक है। सो who am I का काम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यस, यहाँ पे हमारी एक और कमांड है जो कि है टच, ठीक है। टच कमांड क्या काम करती है, तो ये फाइल्स क्रिएट करती है, ठीक है। हम mkdir से फोल्डर बना रहे थे लेकिन हमको फाइल्स बनाना है, हम तुम टच कमांड से यूज करते हैं। तो टच कमांड लिख के यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, जैसे अनुराग, ठीक है। अनुराग नाम की एक फाइल बनाया मैंने, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक फाइल बन चुकी है, ठीक है, अनुराग। ये फोल्डर नहीं है, ये सिर्फ फाइल है, ठीक है। एंड एसुस जो है ये फोल्डर है, ठीक है, एंड अनुराग जो है ये फाइल है, ठीक है। फाइल मतलब जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है, एक सिंगल फाइल। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स आती है लेकिन फाइल्स एक अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। अब वापस से मैं यहाँ पे अगर टच लिखूँ, टच क्या करता है, सिर्फ फाइल्स बनाता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे टच लिखूँ एंड वापस से अनुराग लिखूँ तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। सो आई होप आप सभी को टच कमांड का भी काम पता चल गया होगा। टच से आप कोई भी फाइल बना सकते हो। अब एग्जांपल के लिए ले लो, मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल, जैसे ये टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमारे विंडोज़ में क्या होता है, सो यहाँ पे अगर मैं अपने विंडोज़ में जाऊँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके CMD में जाता हूँ, ठीक है। CMD में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो टेक्स्ट फाइल ओपन करने के लिए हमको क्या मिलता है हमारे विंडोज़ में, हमको मिलता है नोट पैड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा नोट पैड, ठीक है। अब नोट पैड में मुझे एक फाइल बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैं सेम नाम की फाइल बनाता हूँ अनुराग, ठीक है, अनुराग नाम की टेक्स्ट फाइल बनाया। अब मैंने नोटपैड के आगे, नोटपैड जो है टेक्स्ट फाइल बनाता है एंड उसके आगे कोई भी फाइल का नाम लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट फाइल ही बनाएगा। अगर यहाँ पे अनुराग नाम की फाइल पहले से मेरे लैपटॉप में पड़ी होती, मेरे PC में पड़ी होती, तो वो उसको ओपन कर देता, लेकिन अभी ये पड़ी नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। सो ये देखो ये पूछ रहा है मेरे से बनाना है या नहीं, तो मैंने यस क्लिक किया, बोल रहा बना दो। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो साइबर, ठीक है, वॉरियर्स, ठीक है।
यहाँ पर मैंने लिख के इसको सेव कर दिया, ठीक है, एंड ये सेव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आपने देखा ये फाइल क्रिएट हुई, लेकिन अगर मैं वापस से वही चीज़ लिखूंगा तो क्या होगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बन चुकी है, वो फाइल बन चुकी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमने उसको नोटपैड लिख के उसके आगे फाइल का नाम लिखा तो वो ओपन हो गई। लेकिन अगर वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फिर से क्रिएट कर देता, ठीक है, एग्जिट करती थी इसलिए ओपन हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लिनक्स में कि यहाँ पे कैसे हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल इसने टच कमांड से हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई भी फाइल बनाना है, मैं एक देव नाम से एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर देखो, जैसे आपने विंडोज में देखा था कि जो नोटपैड है वो टेक्स्ट फाइल बनाता है, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल उसी से एडिट हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको अगर टेक्स्ट फाइल टर्मिनल के थ्रू बनाना है, ठीक है, या फिर लिनक्स में बनाना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है, नैनो, ठीक है। नैनो नाम से यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जैसे वहाँ पे नोटपैड मिलता है। सो यहाँ पर नैनो लिख के उसके आगे कोई भी फाइल का नाम लिख दो, जैसे मैं देव लिखता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये देव नाम की टेक्स्ट फाइल हमारे पास होगी तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, एंड नहीं होगी तो ये क्रिएट कर देगा नैनो, ठीक है। यहाँ पे पूछता नहीं क्रिएट करना है या नहीं, नैनो का आगे कोई भी फाइल का नाम लिखोगे तो वो डायरेक्टली क्रिएट कर देता है। अब देखो एंटर प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी जो टेक्स्ट एडिटर है नैनो, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर सिर्फ कमांड लाइन से चलता है, मतलब यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे हम सेव करते थे, है ना, वो सारे काम नहीं करते, यहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू काम करते हैं। कमांड के थ्रू मतलब की शॉर्टकट से काम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ हेलो साइबर वॉरियर्स, ठीक है, एंड अब मुझे इसको सेव करना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल S, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, एंड कंट्रोल X करके एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये फाइल हमारी बन चुकी है। वापस से मुझे देखना है बना है या नहीं, तो वापस से देखो यहाँ पर ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं था लेकिन यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर नैनो लिख के देव लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, सो यहाँ पर देखो ये फाइल बन चुकी है। सो ऐसे बनती है हमारी टेक्स्ट फाइल लिनक्स में, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है बस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर का नाम लिखना है नैनो, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। नैनो जैसे एक टेक्स्ट एडिटर हो गया, वैसे ये ग्राफिकल आता है जी एडिट करके। जी एडिट आपको अगर इंस्टॉल करना है मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आगे, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो नैनो लिखो जो कि बाय डिफॉल्ट आता है काली में, एंड उसके आगे फाइल का नाम लिख दो तो वो क्रिएट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। वैसे भी बना सकते हो आप ग्राफिकल। तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल दिया हुआ है टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे लिखो एंड तब टाइप कर दो कुछ भी, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको टर्मिनल के थ्रू करना है ताकि हमको प्रैक्टिस रहे किसकी, कमांड्स की, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फाइल्स को बनाना सीख लिया, ठीक है, जो कि कमांड लाइन के थ्रू है, फाइल फोल्डर, ये सारी चीज़ें बनाना सीख लिए। सो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पे फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कोई भी फाइल का टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे ls लिखेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेंगे यहाँ पे फाइल कौन सी है, ठीक है, किस फाइल के बारे में देखना है। सो यहाँ पे किस फाइल के बारे में हमको जानना है तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे ये मैक txt है, ठीक है। हमको पता है टेक्स्ट फाइल है, फिर भी देखने के लिए हम यहाँ पे फाइल लिखते हैं एंड यहाँ पे मैक लिखते हैं एंड टैब बटन दबा देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एस्काई टेक्स्ट टाइप की फाइल है, मतलब ये क्या करता है, फाइल नाम का जो कमांड है, फाइल लिखो एंड उसके आगे फाइल का नाम लिख दो। तो ये क्या करता है, फाइल का टाइप बता देता है कि वो किस टाइप की फाइल है। देखते हैं फोल्डर के बारे में क्या बताता है ये। तो ये बताता है ये डेस्कटॉप जो है ये डायरेक्टरी है एक, ठीक है। तो किसी भी फाइल के बारे में जानना है आपको, उसके बारे में नहीं पता किस टाइप की फाइल है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो। जैसे कि ये MSF इंस्टॉल नाम की एक फाइल है, MSF इंस्टॉल, ठीक है, ये वाली। इसके बारे में अगर मुझे जानना है तो एंटर प्रेस करते हैं, क्या बोल रहा है, ये शेल स्क्रिप्ट है बोल रहा है। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो कि रन होती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होती है वो स्क्रिप्ट्स हैं। सो टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल है एंड टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है, मतलब रन हो सकती है ये, एंड ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। सो ये फाइल टाइप का काम है, आप इसके थ्रू ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको,
ठीक है। सो वॉरियर्स, यहाँ पे हमारी अगली कमांड आती है एक हिस्ट्री नाम की। हिस्ट्री में यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, इसलिए। वैसे आगे हमारी कुछ और कमांड्स हैं। सो यहाँ पर एक कमांड है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री नाम की कमांड क्या करती है, अब तक हमने जितनी भी कमांड्स रन की है उसकी सारी हिस्ट्री ला के दे देती है, ठीक है। हिस्ट्री लिखोगे अपने टर्मिनल पे एंड एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो हमने अब तक जितनी भी कमांड्स रन की वो सारी कमांड की लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर मैंने अपने टर्मिनल पे जितनी भी कमांड्स रन की है वो सारी कमांड्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी कमांड्स हैं यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी रन की है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारी हिस्ट्री आ गई। अब ये है सिर्फ गेस्ट यूज़र की हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको रूट यूज़र की देखनी है तो पहले आपको रूट यूज़र पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, sudo su लिख के पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिर से हिस्ट्री लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ जो हमने रूट यूज़र में रन की थी, जो कमांड्स मैंने रन किया था वो वाली है, ठीक है। वो सारी कमांड्स है ये, ठीक है। तो हिस्ट्री कमांड क्या करती है, ये सारी फाइल्स को मतलब जितनी भी कमांड्स हैं हमारी वो सारी एक कमांड्स एक फाइल में सेव कर देता है एज अ हिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आप सभी को हिस्ट्री कमांड का जो काम है वो समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि सर ये हिस्ट्री क्लियर कैसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक gedit नाम का भी होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद मैं हिस्ट्री क्लियर करने का बताता हूँ। क्लियर करने से सिर्फ टर्मिनल क्लियर होता है, हिस्ट्री क्लियर नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी चीज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं हम अपने टर्मिनल पे। तो हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, मतलब हम 3 जगहों से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तो प्ले स्टोर से, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे इंस्टॉल करनी है तो हमारे पास पहला तो प्ले स्टोर है जो कि यहाँ पे APT है, ठीक है। APT जो है ये हमारे सिस्टम का प्ले स्टोर है, ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। एंड दूसरी क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो उसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं हम लोग, उसको डाउनलोड करते हैं हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। एग्जांपल के लिए हमको क्रोम इंस्टॉल करना है तो उसको कहाँ से इंस्टॉल करेंगे हम, उसको इंस्टॉल करेंगे हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। एंड तीसरी जो हमको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है हमारे लिनक्स में, वो फाइल हम अपने गिटहब फाइल, मतलब गिटहब एक वेबसाइट है वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो हमारा थर्ड पार्टी सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे हम 3 तरीके से अपने फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले APT लिखेंगे, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है। एंड उसके बाद gedit लिख देंगे, मतलब जो आपको यहाँ पे कोई भी टूल डाउनलोड करना है, मुझे gedit डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैंने gedit लिख दिया। gedit लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपसे प्रोसेस करेगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है वो, इसलिए यहाँ पे ये सारा अपडेट कर दिया उसने बस, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करने के लिए APT इंस्टॉल कमांड रन करोगे तो आपको एक पूछेगा इंस्टॉल करना है या नहीं, वाई लिखना है आपको, यस और नो पूछेगा वो आपको, तो आपको वाई लिख देना है, यानी यस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। सो आपका वो सारा इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे gedit, ठीक है। अब gedit को यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब gedit हमारे पास इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री इजीली दिखा सकता हूँ। तो हिस्ट्री हमारी हिडन फाइल होती है, तो यहाँ पर हमको हिडन फाइल देखने के लिए ls-a, ठीक है, ये लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो .zsh नाम की फाइल है जो कि यहाँ पे हिस्ट्री सारी सेव रखती है। तो इस फाइल को हमको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटर को क्या क्या है हमारा, अब हमारे पास 2 टेक्स्ट एडिटर हैं, एक तो है नैनो जो कि प्री इंस्टॉल्ड था, ठीक है, और दूसरा है gedit जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया है APT इंस्टॉल से, ठीक है। APT लिखना, इंस्टॉल लिखोगे, उसके आगे gedit लिखोगे, बहुत इजी तरीके से वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे gedit लिखेंगे एंड .zsh लिख के टैब बटन दबाओगे तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री फाइल आ चुकी है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें आई हैं यहाँ पे, तो मैं 2 बार टैब बटन दबाऊंगा। पहली बार दबाया तो ये ZSH पे आ गया, ZSH SRC पे आ गया, ठीक है। मतलब 2 फाइल हैं तो 2 दे रहा है यहाँ पे सजेशन। तो मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइप कर देता तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता था, फिर भी मैं एक बार और टैब बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा।
अब मेरी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो gedit कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, टेक्स्ट राइटर जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर देखो ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है, जो कमांड्स हमने रन की थी ये सारी कमांड्स हैं। अब मुझे इन सबको डिलीट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इनको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया एंड बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया एंड सेव कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अभी वो डिलीट हुआ है नहीं। हिस्ट्री यहाँ पे कुछ आती है क्या, हिस्ट्री लिखे, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर कुछ कमांड्स दिखा रहा है, ठीक है, मतलब उससे पुरानी कमांड दिखा रहा है आई थिंक, ठीक है, मतलब हमने जो कमांड लिखी थी वो भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब हिस्ट्री को इतनी इजीली डिलीट नहीं करता है ये, ठीक है। हिस्ट्री के लिए डिलीट करने के लिए देखो यहाँ पर अगर मैं gedit में जाऊँ, वापस से जाऊँ तो यहाँ पर ये सारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर से अगर मैं ये टर्मिनल क्लोज करूँ एंड वापस से जाऊँ यहाँ पे एंड sudo su लिखता हूँ एंड काली लिखता हूँ, सॉरी मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया यहाँ पे, एंड जूम कर लूँ एंड इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड वापस से मैं यहाँ पे gedit.sh लिखूँ तो यहाँ पर देखो कुछ फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ फाइल्स दिखा रहा है जो कि पुरानी वाली तो नहीं दिखा रहा है बट अभी नहीं दिखा रहा है कुछ। हिस्ट्री लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या आता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हिस्ट्री ऐसे डिलीट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस फाइल को कम्प्लीटली डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इसको बिल्कुल भी डिलीट मत करना, ठीक है। विंडोज़ जो आपकी लिनक्स है वो थोड़ा मिसबिहेव करने लगेगी, आपको दिक्कत दे देगी, ठीक है। सो ये मेरा सजेशन है। तो हिस्ट्री जो है वो मतलब नई नई हिस्ट्री जब बनती जाती है तो पुरानी वाली डिलीट होती जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी, मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि आपके काम की हिस्ट्री आपको डिलीट करना है एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं तो आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको लिनक्स वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। सो ये था हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट नहीं होती कम्प्लीटली, ठीक, उसकी फाइल्स ही डिलीट करनी पड़ती, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई भी चीज़ हम जब फाइंड करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको फाइंड करना है टर्मिनल के थ्रू, हम अपने ग्राफिकल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्राफिकल में मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे मुझे काली नाम का फोल्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो काली नाम से जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे टर्मिनल में सर्च करना है तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर पहले मैं ls कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी फाइल पड़ी हुई हैं। अब मुझे यहाँ पे लोकेट, मतलब कोई भी चीज़ देखनी है, सर्च करनी है, तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करते हैं लोकेट, ठीक है। लोकेट करेंगे एंड कोई, जैसे मैंने अभी हिस्ट्री नाम की एक फाइल देखी थी, ठीक है, इस फाइल को मैं सर्च करता हूँ तो देखो हिस्ट्री नाम की जितनी भी फाइल है कहीं पे भी होगी वो सारी आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो लोकेट से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं शॉर्टकट लूँ तो यहाँ पे लोकेट डेस्कटॉप करता हूँ, मतलब इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे लोकेट डेस्कटॉप, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर डेस्कटॉप नाम की जितनी भी चीज़ें पड़ी होगी वो सारी चीज़ें आ जाएगी एंड डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें भी इसने ला के दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको लोकेशन भी दिख रहा होगा, डेस्कटॉप कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें भी ला के दे दिया। तो ऐसे आप फाइल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ कमांड्स थी हमारी जो आपके लिए काम आएगी, ठीक है। सो लोकेट कमांड फाइंड करने के लिए काम आता है डेफिनेटली, ठीक। सो वॉरियर्स, हमने यहाँ पे देखा कि चीज़ों को लोकेट कैसे कर सकते हैं, उनकी लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने APT से एक चीज़ इंस्टॉल करके देखी है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि APT से चीज़ें इंस्टॉल कैसे होती है, ठीक है। APT के और भी काम मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो APT से मतलब APT जो है ये हमारा प्ले स्टोर है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर इसके पास पड़ी हुई है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। APT इंस्टॉल
लिख के उसके आगे कोई भी फाइल का नाम, जैसे कि हमने gedit इंस्टॉल किया, ठीक है। तो ये हमारा एक सोर्स है प्ले स्टोर, ठीक है। अगर हमको कोई भी चीज़, जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ कि apt इंस्टॉल क्रोम, CHROME, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये क्या बोल रहा है, क्रोम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो हमको क्रोम कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। सो फर्स्ट जो हमारा सोर्स है इंस्टॉलेशन का वो है प्ले स्टोर, मतलब APT, एंड सेकेंड है हमारा, कह सकते हो यहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इस ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, फायरफॉक्स को, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मुझे डाउनलोड करना है क्रोम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रोम, ठीक है, एंड डाउनलोड, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये आ गया क्रोम, ठीक है। हम यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे, तो डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डाउनलोड क्रोम करता हूँ मैं। सो यहाँ पर देखो डायरेक्ट इसने यहाँ पे पहचान लिया कि हमको लिनक्स के लिए ये क्रोम चाहिए। ये क्यों, इसने कैसे पहचाना, क्यों पहचाना, वो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में समझेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा, ठीक है। सो इसने डायरेक्टली यहाँ पे हमको ऑप्शन दे दिया कि लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है। मैंने इसको नहीं बताया कि लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है या विंडोज़ के लिए। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा था डाउनलोड क्रोम, तो इसने डायरेक्टली पहचान लिया किसके लिए डाउनलोड करना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे इसने पहचाना कि हम लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं। नहीं पता है तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पर डाउनलोड मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो .deb डेव फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब डेव फाइल, जो अगर हम कोई भी पैकेज डाउनलोड करेंगे एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड उन ऑप्शन में डेव फाइल है, तो लिनक्स में इंस्टॉलेशन के लिए हम डेव फाइल को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो कोई भी चीज़ हम जब डाउनलोड करते हैं वो कहाँ जाता है, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था, तो वो जाता है CD डाउनलोड्स में जाएगा, ठीक है, डाउनलोड्स में जाएगा। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे CD डाउनलोड करके LS करेंगे। तो क्या थी, वो हमारी डेव फाइल थी। तो यहाँ पर देखो डेव फाइल एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन ये क्रोम की ये रही, ठीक है, ये क्रोम की डेव फाइल। अब डेव फाइल को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे पास डाउनलोड करने के, चीज़ें इंस्टॉल करने के कितने सोर्स हैं। पहला तो APT है, दूसरा उसके कोई भी, जैसे जूम हो गया तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे हम, क्रोम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब जेन्युइन साइट्स, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास इंस्टॉल करने की, ठीक है। अभी ये क्रोम हमने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो जो डेव फाइल होती है ना, जिनके आगे डेव एक्सटेंशन होता है जिनका, ठीक है, तो उनको इंस्टॉल करते हैं हम dpkg से, ठीक है। dpkg यहाँ पे हम लिखेंगे -i का मतलब है इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे गूगल, ठीक है। अब मुझे इतनी बड़ी जो फाइल है वो टाइप नहीं करना है, तो मैं टैब बटन दबा दूंगा, एंटर, एंड अब एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है क्रोम को, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल होता है क्रोम हमारे सिस्टम में, या फिर कोई भी डेबियन फाइल जो कि डेव फाइल है वो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो आप, ठीक है, dpkg-i। तो यहाँ पर देखो ये सारी मतलब जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये कुछ एरर बता रहा है, आई थिंक dpkg डिफिशिएंसी प्रिवेंट कॉन्फ़िगर कॉन्स्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पर क्रोम स्टेबल दिखा रहा है। एक बार मैं देखता हूँ ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर मैं चलूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा क्रोम, तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मतलब इसने बाद में खुद से ही रिजॉल्व कर लिया एरर को, ठीक है। अब ये उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो आपका पासवर्ड तो काली होगा, ठीक है। काली लिखोगे, 1 मिनट, सो यहाँ पे पासवर्ड काली लिखने के बाद ये ओपन हो गया है एंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रोम जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्रोम भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमको क्या करना है, मतलब हमने दो तरीके से अब चीज़ें इंस्टॉल करना सीख लिया। पहला APT से, दूसरा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड तीसरा है हमारा जो टाइप है, तीसरी जो जगह है हमारी
या फिर कह सकते हो तीसरा जो सोर्स है जहाँ से हम चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं वह है गिटहब। तो गिटहब जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमारा लिनक्स है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर गिटहब पे जाएंगे हम github.com, या फिर जैसे मुझे कोई भी चीज़ डाउनलोड करना है गिटहब से, फ्यूचर में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको डाउनलोड करना है वहाँ से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक आता है कॉल बॉम्बर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँ गिटहब, ठीक है, गिटहब, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखो मैंने इसको लिखा कॉल बॉम्बर, जो उसके आगे लिख दिया गिटहब, मतलब टूल चाहिए जिसका नाम कॉल बॉम्बर है। एंड यहाँ पे गिटहब लिख दिया मैंने, मतलब जिस वेबसाइट से चाहिए। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉल बॉम्बिंग पहले लिंक पे जाता हूँ। एंड अब यहाँ से इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम कोई भी चीज़ अपने गिटहब से इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है आपको कि कौन सा इंस्टॉल करना है, तो मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गया, अब यहाँ पर देखो ये इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये कुछ चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे सो यहाँ पर आपको बताएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपको सारी कमांड बता रहा है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कॉपी करके भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो ज़्यादातर ये नीचे जो लिंक्स दी रही होती हैं या फिर दे दिए होते हैं, इनको कॉपी करना चाहिए, ठीक है, इनको कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन ये लिंक अगर नीचे नहीं दी हुई है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे आप एंड कॉपी करोगे एंड टर्मिनल पे जाओगे। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हमने जो अभी लिंक कॉपी की है उसके पहले आपको क्या लगाना है, उसके पहले लगाना है गिट, ठीक है, स्पेस क्लोन, ठीक है, मतलब गिट मतलब गिटहब से हम कोई भी चीज़ क्लोन कर रहे हैं, मतलब वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी से यहाँ पे पेस्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने वो लिंक पेस्ट कर दी। गिट मतलब गिटहब से, क्लोन मतलब डाउनलोड करना, एंड क्या डाउनलोड करना है उसकी लिंक हमने यहाँ पे दे दी। एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ये उसको क्लोन कर देगा, ठीक है। अब मैं एलएस करूँगा यहाँ पे तो देखो एक्सेल बॉम्बर नाम की एक जो चीज़ें फाइल है वो आ चुकी है, यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है, ठीक है। सो ये थी यहाँ पे ऊपर से कॉपी करने के लिए। ऊपर से जब आप कॉपी करोगे ना तो यहाँ पे आपको गिट क्लोन लगाना कंपलसरी है। लेकिन आप नीचे देखोगे जो नीचे लिंक दी हुई है इसमें पहले से ही जो गिट क्लोन है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये दो यूजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम सोर्सेज देख रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपके काम में आगे काम आने वाली है चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, CD इस फोल्डर के अंदर चलूँगा, CD एक्सेल लिख के एंटर बटन दबा दूँगा, एंटर एलएस कमांड लिखूँगा, इसके अंदर देखूँगा क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है, रीडमी फाइल्स है, मतलब इसके बारे में क्या लिखा है वो सारी फाइल्स है। एंड ये .py नाम की फाइल है। तो यहाँ पे .py नाम की जो फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि पाइथन से रन होती है, पाइथन से, ठीक है। तो आप लोगों को इसको देख के क्या लगता है, इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है? नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल जो परमिशन फाइल्स होती हैं परमिट वाली, उनके जो कलर होता है वो चेंज होता है ना। हमने देखा था ग्रीनिश कलर का था। तो इसके पास अगर मुझे देखना है, यहाँ पे मैं ls-l करूँगा, इसकी परमिशन देखना है इनके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है या नहीं, ls-l करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये जो फाइल है इसके पास पहले से परमिशन नहीं है, मतलब इसको हमको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि विदाउट एग्जीक्यूट परमिशन की ये फाइल रन नहीं हो सकती, ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे .py फाइल हम इंस्टॉल करते हैं, .py, ठीक है। और भी फाइल जब आगे आती जाएंगी उनके बारे में बताता जाऊँगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने डेबियन फाइल को बताया, .dpkg से इंस्टॉल होती है वो डेबियन फाइल, .dev फाइल, ठीक है। वैसे ही .py फाइल जो इंस्टॉल होती है वो दो तरह से इंस्टॉल होती है। तो सबसे पहले इनको तो हमको परमिशन दे देनी है, कैसे, chmod, ठीक है। अब सारी परमिशन एक साथ देनी है, 777 दे दो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ +x की यूज़ करूँगा, हर जगह 777 रन करना सही नहीं है, +x एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, ठीक है, l टैब बटन एंटर, ठीक है, ls करूँगा
तो यहाँ पर देखो .py फाइल के पास परमिशन आ चुकी है, ग्रीन हो गई, ठीक है। अब इसको रन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहली तो ये यहाँ पे रन करने कोई भी चीज जैसे हमको अपने विंडोज में रन करना होता है तो क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं वहाँ पे एंड वहाँ पे रन की परमिशन आती है, मतलब इंस्टॉल की परमिशन आती है, वो हम वहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो तीन तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे / लिख देंगे एंड एक्सेल, ठीक है, एंड टैब बटन, ठीक है। पहला तो ये / ज़्यादातर फाइल्स में ये यूज़ होता है। एंड दूसरी तरीका क्या है, क्योंकि ये पाइथन है, ठीक है, .py फाइल है, पाइथन फाइल है, तो इसको आप पाइथन से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रन करने के लिए बता रहा है कि इसको रन करने के लिए डिपेंडेंसीज ये लगेगी। एंड यहाँ पर देखो ये इंस्टॉलेशन के लिए भी बता रहा है कि पाइथन एंड XLR.py इससे इंस्टॉल होगा। तो पहले हम / से कर लेते हैं, अगर / से नहीं हो तो हम पाइथन लगा देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ / एंड यहाँ पे XLR, ठीक है, टैब बटन एंड एंटर। तो ये क्या बोल रहा है, एरर बता रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर, मतलब / से रन नहीं होगा, ठीक है। / के साथ एक और कमांड होती है, ठीक है, जिसको हम बैश कहते हैं। बैश से भी इन चीज़ों को रन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैश, लिख दिया, उसके आगे फाइल का नाम लिख देता हूँ XL, टैब बटन, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर देखो ये भी इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये भी काम नहीं किया। तो हमारे पास कौन सा तरीका बचा, मतलब जिस चीज़ की फाइल है, मतलब पाइथन की फाइल है, हम पाइथन से ही इंस्टॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन, ठीक है, एंड उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, आई थिंक सो ये जो फाइल है ये प्रॉपरली पुराने वर्जन की होगी, इस वजह से एक काम करता हूँ मैं पाइथन 3 से, मतलब पाइथन वर्जन 3 से इसको इंस्टॉल करता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेम कमांड लिख देता हूँ मैं, पाइथन के आगे मैं 3 लगा दूंगा, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। फिर भी एरर दे रहा है, कोई नहीं, हम इसको क्लियर करते हैं एंड सेम कमांड फिर से रन करेंगे, लेकिन इस बार पाइथन 2 से करते हैं। अगर एरर दिया तो हम इसको फिर दूसरी फाइल जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये जो फाइल है ये पुरानी फाइल हो चुकी है, इस वजह से ये रन नहीं हो पा रही है, ठीक है, नहीं तो अब तक ये रन हो जाती। तो हम क्या करेंगे, CD स्पेस .. से बैक जाएंगे, ठीक है, एंड इस फाइल को पहले हम डिलीट करेंगे ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, RM-RF, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम, एंटर प्रेस, ठीक है। अब हम वापस से जाएंगे ब्राउज़र में एंड जो देखेंगे कोई दूसरी फाइल जो कि इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, जो कि इजीली इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर हम जाएंगे कॉल बॉम्बर, ये वाली, ठीक है, एंड यहाँ पर 2-3 बॉम्बर दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करता हूँ जो भी मुझे इजी लगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको एक बार करके देखता हूँ ये वाली रन होती है नहीं। तो यहाँ पे वापस से उसको हम कॉपी करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे git क्लोन करेंगे एंड git क्लोन। एंड इससे पहले हम देख लेते हैं कोई अपडेटेड फाइल है या नहीं नीचे में। अगर इसकी कोई अपडेटेड फाइल होगी तो अच्छा है, क्योंकि पुरानी वाली जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया था वो पुरानी थी, ठीक है। यहाँ पे अपडेटेड फाइल तो नहीं दे रखी है, हम इसी को डाउनलोड करके देखते हैं एंड देन हम देखते हैं क्या होता है। सो मैं ये पुराना वाला लिंक है तो इसको हटा देता हूँ मैं एंड Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर इसने बहुत जल्दी डाउनलोड कर दिया। ls करते हैं एंड CDSM पे जाएंगे, टैब बटन करेंगे, ठीक है, एंड ls करेंगे, फोल्डर के अंदर चले गए। यहाँ पर देखो sh नाम की फाइल है, वो किस नाम की फाइल थी, .py, मतलब वो पाइथन से रन होती, ठीक है। अभी .sh नाम की फाइल है, ठीक है। .sh मतलब जो बैश फाइल होती है या फिर स्क्रिप्ट फाइल होती हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर
फिर से इसको हमको परमिशन देना पड़ेगा। सबसे पहले chmod प्लस x से हम परमिशन देंगे इसको एग्जीक्यूट की, क्योंकि इसका कलर आप देख सकते हो वाइट है, मतलब इसके पास परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा sm टैब बटन एंटर ls करेंगे, देखो उसका कलर चेंज हो गया। अब इसको रन कैसे करना है, sh फाइल डॉट बैक स्लैश से रन होती है ज़्यादातर, ठीक है। sms टैब बटन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ऐसे इसको इंस्टॉल करना, भी इंस्टॉल हो गया। अब इसका काम क्या है वो हमारा काम नहीं है। मैंने एक बार फिर से कंटिन्यू पे एंटर प्रेस किया तो ऐसे ये अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है एंड ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसने ऑप्शन दे दिया इसको यूज़ कैसे लेना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को गिटहब से कैसी चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने देखा कि फाइल्स को अलग अलग सोर्सेज से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। APT हो गया या फिर उसकी जेन्युइन वेबसाइट हो गई जैसे हमने क्रोम डाउनलोड किया, या फिर गिटहब हो गया उससे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर उसको परमिशन कैसे देनी है, ठीक है, लेनी कैसे है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं कुछ एरर रिजॉल्विंग जो हमारी कमांड्स है उसके बारे में। तो एरर रिजॉल्व कैसे करना है आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब अपने खाली को डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपकी इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले उसके सेटिंग में जाना है ना, /etc, ठीक है। etc के अंदर जाना है आपको APT, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे ls करना है। तो यहाँ पर sources डॉट नाम की फाइल मिलेगी etc APT के अंदर। etc के अंदर हमारी सेटिंग होती है जैसे कि हमने देखा था। etc के अंदर किसकी सेटिंग देखनी है हमको, APT की। तो APT के अंदर गए हम etc के अंदर एंड APT के बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एडिटर में सोर्सेज डॉट लिस्ट जो फाइल है इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पर मैं नैनो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये अच्छे से विजुअल होता है इसलिए, मतलब अच्छे से चीज़ें दिख पाती है इसमें कलरली। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ना ये देखो ऐसा होगा, यहाँ पे हैश लगा होगा आपके, ठीक है, ऐसा हैश लगा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस हैश को हटा देना है, ठीक है। एक ही बार बैक स्पेस दबाना है, बी के पास कर्सर लाके, मतलब इसको आप एरो अप डाउन से इसको मूव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कर्सर काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो एरो अप से इसको अप डाउन से इसको मूव कर सकते हो। हैश हटा देना, हैश का मतलब कमेंट, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। एंड उसको सेव कर देना है, ठीक है, Ctrl+S से सेव, Ctrl+X से बाहर, ठीक है। तो पहला एरर तो इससे आपको चेक कर देना है वो हैश हटा या नहीं, तो पहला एरर तो आप इससे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको APT अपडेट या अपग्रेड करना है, APT अपडेट या अपग्रेड के बारे में बताया मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, नहीं बताया फिर भी बता देता हूँ। APT अपडेट, ठीक है, APT अपडेट का मतलब क्या है, तो अगर आपके प्ले स्टोर का अपडेट करना है, ठीक है, आपके प्ले स्टोर को अपडेट करना है एंड नए नए क्या रिलीजेस, मतलब क्या क्या रिलीज आया है आपके सिस्टम के लिए, तो आप APT अपडेट रन करोगे, ठीक है। मतलब सिर्फ प्ले स्टोर को अपडेट करना है तो आप APT अपडेट करोगे। APT जो है ये हमारा प्ले स्टोर है लिनक्स का, ठीक है। तो APT अपडेट करोगे तो आपके जितने भी नए रिलीज आए होंगे आपके खाली के लिए वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारी जो है ये आपका प्ले स्टोर अपडेट हो गया, ठीक है, ये डिटेल्स फेच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब APT अपडेट से प्ले स्टोर अपडेट हुआ है, लेकिन अगर आपको पूरा सिस्टम अपग्रेड करना है, ठीक है, मतलब सारे सिस्टम की सारी चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है, सारे एप्लीकेशन अपग्रेड करने हैं, तो उसके लिए क्या है, तो APT अपडेट से आपने क्या किया, प्ले स्टोर अपडेट किया। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरे एप्लीकेशन अपग्रेड करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है APT, ठीक है, यहाँ पर APT अपग्रेड, हमने पहले अपडेट लिखा था, अब लिखना है अपग्रेड, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, APT अपडेट एंड अपग्रेड। ये APT अपग्रेड से क्या होगा, इससे सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है, मतलब सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे टूल्स अपग्रेड हो जाएंगे। अभी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे कि एरर आ गया, ठीक है,
एरर आया मतलब आप लोगों को मैं समझा सकूंगा कि इन एरर्स को रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये खुद से सजेशन दे रहा है कि आप रन करो apt-fix-broken इंस्टॉल। मतलब पिछली बार या फिर कभी मैंने चीज़ें इंस्टॉल करते समय बीच में ही रोक दी है, तो वो फाइल आधे में ही रुक गई होगी एंड वो डैमेज हो गई होगी फाइल, तो इस वजह से ये अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो ये मुझे कमांड बता रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+Shift+C से कॉपी करता हूँ एंड Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये एरर रिजॉल्विंग कमांड है आपकी, ठीक है। apt लिखना है -fix-broken एंड -install, मतलब कोई भी चीज़ जो बीच में ब्रोकन रह गई हो उसको इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया एंड ये बोल रहा है कि इंस्टॉल करना है क्या, मैंने यस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने जो भी चीज़ें थी जो बीच में रुक गई होगी ब्रोकन करते समय वो इसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से अपग्रेड कमांड जो है यहाँ पे रन करता हूँ। इसको मैं क्लियर कर दिया मैंने एंड apt, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ apt, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखता हूँ अपग्रेड, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर देखो मेरा ऐसे ही कोई भी चीज़ जब आप इंस्टॉल करते हो, अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, ऐसे ही ऑप्शन पूछता है वो आपको अपग्रेड करना है यस और नो। तो यहाँ पर वाई लिखना है, कंटिन्यू करना है, यस प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका अपग्रेड हो जाएगा। मैं इसको अपग्रेड होने देता हूँ। अब मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो आपके अपग्रेड ऐसे कर लेना है एंड एक एरर रिजॉल्विंग कमांड मैंने बता दिया apt, ठीक है, -fix-broken, ठीक है, एंड उसके बाद इंस्टॉल, ठीक है। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड आपके जो भी ब्रोकन एप्लीकेशंस हैं या फिर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये कमांड आपको रन करके देख लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक और कमांड रन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको एक और टर्मिनल मैंने खोल लिया, क्लियर कर देता हूँ। तो पहली जो आपकी एरर रिजॉल्विंग कमांड थी apt, ठीक है, -fix-broken एंड ब्रोकन आप लिख सकते हो, ठीक है, apt-broken, या फिर कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं हुई प्रॉपरली हो तो इंस्टॉल लिख दो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जैसे मेरा apt एंड यहाँ पे मेरा gedit इंस्टॉल कर रहा था तो वो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे लिखता gedit apt-broken, ठीक है, एंड उसके बाद इंस्टॉल लिख देता है यहाँ पे। तो जो भी एरर था वो रिजॉल्व हो जाता, क्योंकि हमारे इसमें पहले से इंस्टॉल है तो हम ये कमांड यहाँ पे रन नहीं करेंगे। सो आई होप आप सभी को -broken का काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ब्रोकन हो गई हो तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे मेन कमांड, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने हेल्प कमांड देखा था, एंड apt के अंदर क्या क्या हेल्प है, मतलब apt अगर आपको कमांड समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप यहाँ पे apt-help से समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें आ गई, -help आप कैसे चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो, apt इंस्टॉल, ठीक है, सर्च apt सर्च, कोई भी पैकेज सर्च करना है वो, ठीक है, apt फुल अपग्रेड, मतलब आपके सिस्टम को फुल अपग्रेड करना है तो ये कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ को रीइंस्टॉल करना है तो ये कर सकते हो, रिमूव करना है कोई भी चीज़ तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँ, मेरे पास gedit इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ apt रिमूव gedit, ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, gedit को रिमूव कर देगा, यानी कि हटा देगा। अभी यहाँ पे पीछे में प्रोसेस चल रही है इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ, उसको बंद जब अपग्रेड हो जाएगा हमारा तब आप इस कमांड को रन कर सकते हो, क्योंकि अभी वो अपग्रेड हो रहा है सिस्टम साइड में, ठीक है, पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना है तो ये, ठीक है, एंड यहाँ पे फुल अपग्रेड के लिए मैंने बता दिया, अपग्रेड का बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ें पढ़ भी सकते हो, ठीक है, कुछ जो काम किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट कमांड है apt, ठीक है, -fix-missing, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे apt इंस्टॉल -fix कर सकते हो, इंस्टॉल पहले लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, तो कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो एंड वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको apt इंस्टॉल -fix-missing कमांड रन करके देखनी है, वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक एरर रिजॉल्विंग कमांड है, जब आपको एरर आएगा तब आप इसको यूज़ ले सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 से 4 कमांड बता दी आप लोगों को एरर रिजॉल्व करने की। सो यहाँ पे अगर आपके इन कमांड से भी एरर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एक और कमांड ट्राई कर सकते हो जो कि dpkg, ठीक है, dpkg -configure -a है, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देता है जो कि आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा बैकएंड में जो प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से एरर आ जाएगा। आप लोग इसको ट्राई लेके देखना जब आपको एरर आए तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देगा जो कि dpkg से रिलेटेड होगी। एंड उसके बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप यहाँ पे एक कमांड रन कर सकते हो apt clean, ठीक है। ये कमांड सबके लिए है जब आपको एरर आए। तो apt clean यहाँ पे लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो अभी भी बैकएंड में जो प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से एरर आ रहे हैं। तो apt clean के वजह से आप जो भी कैशे हैं या फिर वो चीज़ें जो कि आपके काम की नहीं है वो क्लीन हो जाएगी, मतलब जिनके वजह से एरर आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा टोटली, ठीक है। सो apt clean भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका एरर रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो यहाँ पर अगर आपका एरर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप एक और कमांड यूज़ कर सकते हो rm-rf, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश, यहाँ पे var lib, ठीक है, apt एंड लिस्ट, ठीक है, एंड बैकस्लैश लिख के यहाँ पे आपको स्टार लगा देना है। तो स्टार से क्या होगा, एंड स्टार किस लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, स्टार इसलिए यूज़ हो रहा है, स्टार का मतलब इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं, मतलब वो फाइल्स जो कि आपके एरर डाल रही हैं, एरर आ रही है जिनकी वजह से, वो फाइल्स हटा देगा, ठीक है। एंड ये लोकेशन के अंदर जाके इसको डिलीट कर देगा सारी फाइल्स, ठीक है। सो आप सभी को ये चीज़ें कर लेनी है जब भी आपके पास एरर आए, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये बोल रहा है आपको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे यस वाई लिखा मैंने और उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। सो इतने कमांड्स हैं जिनके वजह से आप एरर अपने रिजॉल्व कर सकते हो। कभी भी फ्यूचर में अगर आपको एरर आए तो आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सभी को ये सारे कमांड्स क्लियर होंगे। अब मैं एक और कमांड बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर हमको आईपी एड्रेस देखना है अपने सिस्टम का तो हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कमांड होती है ifconfig, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। जैसे मेरा आईपी एड्रेस ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये IPv6 है, मतलब वर्जन 6 है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैक एड्रेस है मेरे सिस्टम का ईथर के अंदर, ठीक है। एंड iNet 6 के अंदर IPv6 एंड iNet के अंदर IPv4, ठीक है। सो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस अपने देख सकते हो। तो इन कमांड से ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी सारी कमांड्स, ठीक है। एंड हमारा सिस्टम अभी बैकएंड में अपग्रेड ही हो रहा है, तो आपका भी ऐसे अपग्रेड होगा, ठीक है। ये 100% हो गया है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको विंडोज़ के अंदर यही चीज़ें देखनी है, जैसे यही आईपी एड्रेस देखना है, तो मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। विंडोज़ में अगर आईपी देखनी है तो कैसे देख सकते हो आप लोग। सो विंडोज़ में यहाँ पर हम लिखते हैं ifconfig, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारी आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस दिखती है टर्मिनल पे, ठीक है। एंड मैक एड्रेस के लिए भी मैंने बताया था, वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, मैक एड्रेस कैसे देखते हैं हम लोग। सो वॉरियर्स, ये थे हमारे कुछ कमांड्स जो कि आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी लर्निंग की जर्नी में आपके काम आएंगे, ठीक है। सो जितने भी कमांड्स आपके काम के थे वो सारे मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे बहुत एडवांस हैं जो कि आपके अभी काम के नहीं है, हम वो चलते चलते सीखेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इन कमांड्स को प्रैक्टिस करना है, आप अच्छा सा नोट्स बनाना है दोनों वीडियो के, पार्ट 1 के जो मैंने पहले बना रखा है एंड ये पार्ट 2 के भी सारे नोट्स बनाना है, तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, आप मास्टर हो जाओगे लिनक्स में, ठीक है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं लिनक्स के बारे में वो मैं आपको बताता चलूँगा प्रैक्टिस के दौरान आने वाले लेक्चर्स पे, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहीं पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये कुछ बेसिक्स कमांड थे। सो आई होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना भी मत भूलना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।